Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vedant Singh Thakur. My dear students, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए एक नजर देख लेते हैं. क्लास 12th English बिहार बोर्ड. I have a dream. Martin Luther King Jr. Chapter 4 Exercise Part 1. अब देखिए यहां पर क्या दिया है. एक्सरसाइज दी है. वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग. काम करिए छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटी छोटी जगहों में. अब देखिए ग्रुप्स का मतलब जानते हैं, यानी झुंड. एंड डिस्कस द फॉलोइंग, और इनको क्या करो, डिस्कस करो. यानी अब आप लोगों के लिए ये एक क्रिएटिव आइडिया है ना. यानी आप लोगों को, आप सभी दोस्तों को इकट्ठा होना है और इकट्ठा होकर क्या करना है. एक टॉपिक दिया है, उस टॉपिक पर आप लोगों को करना होगा डिस्कशन. जी हां, डिस्कशन. डिस्कशन में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं ना. डिस्कशन का मतलब ही क्या होता है, चर्चा करना. इवल्स ऑफ कास्ट सिस्टम ना, मतलब बुराइयां कास्ट सिस्टम की. अब आप बोलोगे सर ये कास्ट सिस्टम क्या होता है. देखिए बहुत सिंपल सा इसका जो कॉन्सेप्ट है कास्ट सिस्टम का, इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है. हम लोगों ने सुना होगा कि एक व्यवस्था बनाई गई थी बहुत पहले, वर्ण व्यवस्था. जिस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से क्या हुआ था ना, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब लोगों को अलग अलग कार्य दे दिए गए थे. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. तो इन लोगों को क्या है ना कहीं आज के समय इन सब चीजों को कास्टिज्म से जोड़ दिया गया है. तो उसी चीज की हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये बुरा है. अब देखिए, इंडिया इज अ कंट्री विच इज नोन टू बी वेरी कल्चरल थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब आप लोग जब चर्चा करने बैठोगे तो आप लोगों के सामने कुछ बातें हैं जो आएंगी. तो सबसे पहली चीज जो यहां पर है, इंडिया इज अ कंट्री. अब क्या है, इंडिया वह कंट्री है विच इज नोन, जिसको जाना जाता है, टू बी वेरी कल्चरल थॉट ना. अपने जो कल्चरल थॉट है, अब आप बोलोगे सर कल्चरल थॉट क्या होता है ना, सांस्कृतिक विचारधारा के चलते ना. तो पूरी दुनिया में थ्रू आउट ना, अगर हम बात करते कल्चरल थॉट की, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी विश्व में उसको जाना जाता है. तो इंडिया इज ए कंट्री विच इज नोन टू बी वेरी कल्चरल थ्रू आउट द वर्ल्ड ना. तो पूरी जो भारत जो है, जो कंट्री है, पूरी दुनिया भर में अपने सांस्कृतिक होने के कारण ना, नतीजन उसको जाना जाता है, उसके कल्चरल थॉट के लिए उसको जाना जाता है. हाउएवर, बहरहाल, द कल्चर रूटेड डीप इन कंट्री ना. जो कल्चर है हमारा, जो हमारी संस्कृति है, उसकी जड़ें जो हैं वो बहुत मजबूत हैं और हमारे देश के साथ जुड़ी हुई हैं. ऑल्सो हैज वेरियस प्रॉब्लम्स, उसके साथ भी बेहद सारी समस्याएं हैं. आप लोगों को जानकर बड़ा प्रसन्नता हो या ना हो मैं तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कास्टिज्म में जब आज के समय की अगर हम कंपैरिजन करें पहले के समय से, एसटी, एससी, ओबीसी की बात होती है कहीं ना कहीं, है ना. पिछड़ा वर्ग हो गया, पिछड़े लोग हो गए, तो इन लोगों की बात भी जब की जाती तो कहीं ना कहीं लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं. पहले समय में भी यही सब कुछ था. शूद्र लोग, वैश्य लोग अलग होंगे, उनका ट्रीटमेंट अलग होगा. तो वो सब कुछ जो है कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में कहीं दफन है. कहीं ना कहीं जब आप उसको पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ हमारे कल्चर में ही कहीं ना कहीं एम्बेडेड था, इनकम्पास्ड था. वी आर अ कंट्री दैट हैज अ प्रीवेलेंट प्रॉब्लम ऑफ कास्टिज्म ना. हमारी ही वो कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा समस्या रही है कास्टिज्म को लेकर. ठीक है. Casteism refers to discrimination based on caste of a person. कास्टिज्म का मतलब क्या होता है ना, जाति वगैरह के भेदभाव होना है ना. तो कास्टिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब यहां पर इसका मतलब साफ है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब अंतर्भेद होना, भेदभाव होना
बेस्ड ऑन कास्ट ऑफ अ पर्सन, ना जो जाति है उस आदमी के, वर्ण जो है उस आदमी का, उसके बेसिस पर भेदभाव होना। आपको याद होगा ब्राह्मणों ने कहा था कि हम लोग उन लोगों को नहीं छुएंगे जो अछूत होते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग भी महान है। महात्मा गांधी ने उनको हरिजन कहा, हरिजन कहकर पुकारा। तो जात पात की जो धारा चली आ रही थी उस समय से, उस चीज को लेकर इतनी सारी समस्याएं बनी रही। तो कास्ट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कास्टिज्म जो है वो कहीं ना कहीं आपको बतलाता है किसके बारे में? डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, जो कि बेस्ड होता है कास्ट के, ना किसी आदमी की। मान लो वो गुप्ता है, ये शर्मा है, तो शर्मा गुप्ता के यहां नहीं जाएगा, उसकी जात छोटी है। तो ये ऐसा थोड़ी होता है। तो यही बात है, पहले समय में शूद्र क्षत्रिय, हम ठाकुर हैं तो तुम कौन हो? अरे तुम तो शूद्र हो। तुम ब्राह्मण, हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण लोगों को खाना अलग से खिलाया जाएगा, शुद्ध घी का खाना खाएंगे भाई। शुद्ध घी जैसे पूरा इतना मिल जाएगा उनको कि पूरी जिंदगी उनकी उसी में चलेगी। इट इज अ ग्रेट सोशल ईवल, ये कहीं ना कहीं समाज की सबसे बड़ी बुराई है। ईविल का मतलब होता है बुराई। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जाति प्रथा, ना वर्ण व्यवस्था, इन सबको लेकर जो बुराइयां हैं उस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी का मूड जो है वो चर्चा को लेकर ही है। अब आप लोग से मैं चर्चा कर रहा हूं इस विषय को लेकर, क्योंकि ये एक चर्चा का विषय है, तो इसमें हम चर्चा ही करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर कर एक बात बताओ कि आपको क्या सही लगता है कि अगर आपका कोई दोस्त आपके पास मौजूद हो और वह दोस्त जो है वो निचले वर्ग का है, छोटा है ना, आप लोग क्या ऐसा सोचते हो कि वो निचले वर्ग का है तो मैं खेलूंगा उसके साथ? आपको नहीं लगता कि निचला वर्ग बोल ही क्यों रहे हैं हम? वो छोटा कैसे हो गया? उसको हम निचले वर्ग का क्यों कहें? वो भी तो हमारे ही जैसा है। हम उसको क्यों बोले वो छोटी जात का है? ये प्रश्न तो पहले उठना चाहिए। ये नहीं कि वो छोटी जात का है तो खेलना नहीं। पहले तो बोलता हूं प्रश्न ये उठाओ कि वो छोटी जात का कहा ही क्यों जा रहा है? वो छोटी जात कहां से आ गई? ये शब्द का हम उपयोग ही क्यों कर रहे हैं? तो वही बात है, इट इज अ ग्रेट सोशल ईवल, ये सामाजिक बुराई है दैट नीड्स टू बी डन, जिसके साथ क्या होना चाहिए? डन अवे विथ। इसको क्या करना है? हटा देना है। अवे विथ मतलब इसको हमको अलग कर देना है, अवे कर देना है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द कंट्री। कहीं ना कहीं यह क्या है? यही रिस्पॉन्सिबल है, यही उत्तरदायी है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है उत्तरदायी होना, तो यही उत्तरदायी है फॉर स्टॉपिंग द कंट्री। स्टॉपिंग का मतलब रोकना। इसने क्या करा है? पूरे देश को रोका है फ्रॉम डेवलपिंग। देखिए, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी हम किसी विकास की बात करते हैं, तो विकास और डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज जो है वो है ह्यूमन रिसोर्सेस। अगर आप ध्यान दो तो आपको पता होना चाहिए कि आज हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ऊपर है, तो स्वाभाविक ही यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारी ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल का उपयोग ज्यादा करें एज कंपेयर टू द लैंड रिसोर्सेस, है ना। तो वही बात तो यहां पर कही जा रही है कि हमारे को किसने रोका? इसी सामाजिक बुराई रोका। अब जैसे आप सामाजिक बुराई में कास्ट सिस्टम को ले चुके हो, आप चाहो तो बुराई में आप किसको ले सकते हो, है ना? भ्रूण हत्या हो गया, ये भी एक सामाजिक बुराई है। आप अगर ध्यान दो तो आप डॉरी सिस्टम को ले सकते हो। फर्दर मोर आगे की ओर, इट ऑल्सो कॉजेस ऑपरेशन विच इज वेरी बैड फॉर सोसाइटी। और कहीं ना कहीं ये एक तरह से किसी आदमी या लोगों पर एक भार की तरह डोमिनेटिंग पार्ट है। ऑपरेशन डोमिनेटिंग पार्ट है ये। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अब आप लोग इस बात को समझ गए हो। तो आप लोगों को यहां पर चर्चा करनी है। आपके पास कोई दोस्त हो, उसको बुलाओ, उससे बात करो। मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो ताकि हम इस डिस्कशन को आगे तक बढ़ाएं। और अगर आप लोग चाहते हो तो हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम डिस्कशन बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए, इंपैक्ट ऑन लाइफ। अब इससे हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपैक्ट का मतलब कुछ प्रभाव पड़ना, है ना। बेसिकली अगर हम बेसिकली ना सामान्य तौर पर हम बात करें, जड़ों को लेते हुए आगे बढ़े ना, बेस बात को लेते हुए चले। द रिलीजियस एंड सोशल सर्कल्स, जो रिलीजियस है, जो धार्मिक हैं, और जो सामाजिक
सर्कल्स हैं ना, अब सर्कल्स का मतलब सोसाइटी की बात हो रही, जो एक राउंड बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, डिक्टेट कास्टिज्म इन इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं हमको बताते हैं, डिक्टेट करते हैं क्या, कि क्या समस्या है कास्टिज्म की भारत में। अब आप बोलोगे सर ये रिलीजियस सोशल सर्कल्स कैसे बताएंगे? स्वाभाविक है, ब्राह्मणों ने क्या करा, उन्होंने कहा हम छोटी जात के लोगों के साथ नहीं रहेंगे, उन लोग छूत लोग हैं, अछूतों के पास हम नहीं जाते, ब्राह्मणों का कथन ये था। सोशल सर्कल में भी यही कहा, मेहतर मेहतरानियों के पास नहीं जाएंगे हम, है ना, ये लोगों की गंदगी उठाते हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो किसी काम के नहीं हैं, ये लोग हमसे दूर रहें, है ना, भूसे की रोटी लेकर जाएं लेकिन हमारे पास ना आए। तो कहीं ना कहीं हरिजनों के साथ बुराइयां तो सोशल और धार्मिक सर्कल्स में देखने को मिली मोस्टली ना। अगर बहुत अच्छे तरीके से हम देखें, ज्यादा तौर पर पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, जो लोग रह रहे हैं रूरल एरियाज में, रूरल का मतलब क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र की लोगों ने आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ट्रिमेंडियसली। ट्रिमेंडियसली का मतलब अधिक तौर पर, बहुत ज्यादा तरीके से उन लोगों ने क्या देखा, इन समस्याओं को बहुत फेस किया। दिस प्रॉब्लम इज centuries old and needs time to be abolished completely। abolished का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना। तो यह this problem, यह जो समस्या है, is centuries old, मतलब ये शताब्दियों पुरानी है, बहुत पुरानी समस्या है ये, and needs time to be abolished। और इसको क्या चाहिए, इसको abolish कर दिया जाना चाहिए पूरी तरीके से। ड्यूरिंग द अर्ली टाइम्स, अगर हम पुराने समय की बात करते हैं, द विलेजेस वर सेग्रीगेटेड। पूरे विलेजेस को क्या कर दिया जाता था, अलोन कर दिया जाता था। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलोन कर देना। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, मतलब जो उनकी जात पात, इसके बेसिस पर कि यह विलेज अलग होगा, ये वाला विलेज हमारा भाग नहीं होगा क्योंकि यहां पर छोटे लोग रहते हैं। दे वर मेड टू लिव इन सेपरेट कॉलोनीज। उन लोगों को क्या करते थे, उन लोगों को ना एक अलग सी, अलग थलग जगह दे दी जाती थी, यह कहकर कि यह लोग जो हैं कहीं ना कहीं इस योग्य ही नहीं है। इवन द प्लेस, जो जगह हुआ करती थी फॉर बाइंग फूड और गेटिंग वाटर, वॉज सेग्रीगेटेड फ्रॉम थूज ऑफ द अपर कास्ट। और अगर हम ध्यान देते हैं यहां पर, अगर हम देखें तो हम पाएंगे जो इवन द प्लेस फॉर बाइंग फूड, यहां तक की जो जगहें हुआ करती थी खाने के लिए ना, इवन ना यहां पे देखिए, और जो प्लेसेस हुआ करती थी फोन खाना खाने के लिए ना, जो खरीदने की जगह होती थी, या गेटिंग वाटर, यहां से पानी मिला करता था, वॉज सेग्रीगेटेड। उसको क्या कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया, अकेला कर दिया गया फ्रॉम थूज ऑफ द अपर कास्ट। यानी जो ऊपर के, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो लोगों के लिए अलग जगह है, अलग मंडी होगी, उनका अलग खाने पीने का जगह होगा, और हमारे जैसे जो ना छोटे छोटे लोग जो होते हैं मिडिल क्लास की, उनकी अलग जगह होगी। तो यह चीज जो थी वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी सिद्ध हुई, और हमारे यहाँ पर इसको लेकर लोगों ने बहुत रिवोल्ट किए कि तुम छोटा क्यों, मैं बड़ा क्यों। आप लोगों को पता होगा कि सोशल इवल्स में सती प्रथा तक इन्वॉल्व था। सती प्रथा के अनुसार ये बात साफ थी कि अगर कोई पति का, किसी का पति मर जाए तो उस पति को क्या करते थे, जैसे जलाते थे तो औरत को भी जिंदा जलाया जाता था वहां बिठाकर। तो ये जो प्रथा चली आती थी, इस प्रथा ने लोगों को दिल से झंझोड़ कर रख दिया, और आज भी हर जगह ये प्रथाएं चला करती हैं। कुछ कुछ जगहों पे अब खत्म होते जा रही हैं, लेकिन ये एक कुप्रथा है। तो इसी तरीके से ये भी एक तरीके से क्या बन गया, यह एक बुराई बन गई। क्योंकि आप खुद सोचो, मैं भी आपके जैसा, आप भी मेरे जैसे, और मैं ऐसा करूं कि नहीं, मैं तो उन्हीं लोगों को पढ़ाऊंगा जो लोग बहुत अच्छे घर से पढ़ने वाले हैं, जो लोग मेरे को बहुत अच्छा पैसा देंगे, फलाना ठिकाना ऐसा करेंगे, तो मैं उनको पढ़ाऊं। तो ये भेदभाव जो है वो बहुत गलत होता था। ठीक है, तो यहां पर जहां हम आपको फ्री एजुकेशन देते हैं, वहां पर पहले समय में लोग भेदभाव किया करते थे। द्रोणाचार्य जो थे, उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी। यह घटना बहुत बड़ी है जो हमको दर्शाती है कि कैसे एक शिक्षक जो है वो दो बच्चों के बीच में भेद करता है, क्योंकि वो राजा का बच्चा था और वह एक भील का बच्चा था। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमको देखने को मिलता है, और यही अंतर कास्टिज्म का रूप ले लेता है, जहां पर हम किसी एक विशेष वर्ग को ज्यादा महत्व देते हैं,
इसीलिए महत्व देते हैं क्योंकि वह वर्ग जो है छोटे वर्ग के मुकाबले ज्यादा सक्षम है, ज्यादा उसके पास हर एक चीज मौजूद है जो चीज का वो प्रयोग कर सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहां पर देखिए, दिस प्रॉब्लम इज सेंचुरीज ओल्ड एंड नीड्स टाइम टू अबॉलिश कंप्लीटली, है ना। अब ये समय आ चुका है कि इसको हम पूरी तरीके से क्या करें, एबॉलिश करें। तो आप लोगों को चर्चा इसी तरीके से करनी है। ड्यूरिंग द अर्ली टाइम्स, जब हम पुराने समय की बात करते हैं, अर्ली टाइम्स की बात करते हैं, पहले समय की, द विलेजेस वर सेग्रीगेटेड ना। तो अब यहां पर हमने क्या करा, पूरा ओवरऑल समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस, चलिए उदाहरण के तौर पर, द हाइएस्ट कास्ट इज द ब्राह्मण नेवर टच्ड एनीथिंग विच बिलोंग टू अ पर्सन ऑफ अ लोअर कास्ट। तो अगर उदाहरण के तौर पर देखें, फॉर इंस्टेंस द हाइएस्ट कास्ट, जो सबसे बड़ी कास्ट हुआ करती थी, जैसे कि हम ब्राह्मण की बात करते हैं, नेवर टच्ड एनीथिंग, उन्होंने कभी भी छुआ नहीं था कुछ भी, एनीथिंग विच बिलोंग, जो कि संबंधित थी, बिलोंग करती थी, टू अ पर्सन, उस व्यक्ति से जो कि लोअर कास्ट का अर्थात निचले कास्ट का हुआ करता था। मोर एवर, और अधिक अगर हम देखें, दे वर डिनाइड, उनको रोका, डिनाई का मतलब मना करना होता है ना, डिनाइड का मतलब होता है मना करना, उनको डिनाई किया जाता था कि वह अंदर जाएं, एंटर करें इनटू टेंपल्स एज दे थॉट देम टू बी इम्प्योर, यानी उन लोगों को एंट्री दी जाए ना, उनको देवर डिनाइड, उनको रोक दिया जाता था अंदर घुसने से। कहां पे, टेंपल के अंदर। इनटू प्रीपोजिशन होता है, और इनटू हम तब यूज करते हैं, इन क्यों यूज नहीं किया इन टेंपल्स की जगह इनटू टेंपल, क्योंकि मोशन में है, लोगों को जाने नहीं मिलता था, यानी लोग पैर से चलकर मंदिर के गर्भगृह तक चलेंगे तो इनटू यूज हुआ। इस बात को याद रखना, इन इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि मोशन में रहेंगे, टेंपल में जाने के बाद भी लोग मोशन में रहेंगे। अगर यहां पे बिन होता तो वो इन आ जाता। एज दे थॉट देम टू बी इम्प्योर, क्योंकि वह कहीं ना कहीं उन लोगों को अपवित्र मानते थे। When we look at the present scenario, और अगर आज हम प्रेजेंट सिनारियो को देखते हैं, आज के जो प्रेजेंट मतलब जो आज की प्रेजेंट सिनेरियो, अब इसका मतलब क्या है, सिनेरियो का मतलब क्या, सीन, आज की जो स्थिति है, जब उसको हम देखते हैं वर्तमान की स्थिति, द इम्पैक्ट में नॉट बी एज सीवियर, है ना। तो जो प्रभाव है वह इतना ज्यादा कठोर नहीं है, सीवियर नहीं है, एज इन द अर्ली पीरियड, जितना पहले के समय में हुआ करता था, है ना। अंबेडकर को लोग कहते थे कि वो दलित आदमी है, इसलिए उस दलित बच्चे को क्या करना है, वो बच्चा गभार, थ्रेशोल्ड जो है ना, वी टॉक अबाउट द थ्रेशोल्ड ऑफ दिस स्कूल्स, वहां पर बैठकर वो क्या करेगा, वो बेसिकली पढ़ाई करेगा। क्यों, क्योंकि वो अछूत है, उसके पास पैसा नहीं है और वो कुछ भी नहीं। लेकिन वही अंबेडकर जिसको इतना ध्यान नहीं दिया, उसी ने हमारे संविधान को ड्राफ्ट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को हमको समझना होगा। बट इट इज स्टिल वरिंग, और ये आज भी डरने वाली बात है। तो यहां पर देखिए, द पीपल ऑफ द अपर कास्ट, जो लोग हुआ करते थे अपर कास्ट के, ऊंचे जात के, आर वेरी मच लुक्ड अप टू एंड गिवन एक्सेस टू ऑल एमिनिटीज, हर तरह की जो भोग सामग्री होती है, एमिनिटीज भोग सामग्री होती है। तो पीपल ऑफ द अपर कास्ट आर वेरी मच लुक्ड अप टू एन एंड गिवन एक्सेस टू ऑल एमिनिटीज, मतलब उनको सारी व्यवस्थाएं, सारी भोग सामग्रियां जो थी उनको दी जाती थी, इसलिए उनको ऊंचा माना जाता था। भाई राजा को महान क्यों समझा जाता है, राजा को महान इसलिए समझा जाता है क्योंकि उसके पास हर एक चीज मौजूद होती है। तो हर एक चीज की मौजूदगी उसको कहीं ना कहीं महान बना देती है। भाई सोने का सिंहासन है, उनके बाद सोने का पूरा महल है, सब कुछ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या दिया है, whereas on the other hand the people of lower caste
are not given such respect in certain areas even today. तो my dear students, यहां पर क्या दिया है, देखिए, whereas on the other hand, अगर हम दूसरे हाथों में देखें ना, हमने पहला हाथ तो देख लिया, हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या है कास्ट सिस्टम, लेकिन अब हम दूसरा पक्ष जो है उसको देखने वाले हैं। यहां पर दिया है the people of lower caste are not given such respect in certain areas. अब देखिए यहां पर क्या दिया है, the people of lower caste, ना जो लोग होते हैं निचली जाति के, है ना, people of lower caste are not given such respect, उनको क्या नहीं दी जाती, उस तरह की इज्जत नहीं दी जाती in certain areas even today, यानी कुछ ऐसे निश्चित जगहें हैं, certain का मतलब क्या होता है, निश्चित जगहें, है ना, वहां पर उनको क्या नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती। तो स्वाभाविक है अगर हम ध्यान से देखें तो हमको इस बात पर जरूर जोर फरमाना चाहिए, समझना चाहिए कि आज भी जाति भेद जो है वो देखने को मिल रहा है। Sometimes they don't even get the same rights, और उनको वैसे अधिकार आज के समय भी नहीं मिल पा रहे। तो अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत कमेंट करके बताइए कि क्या आपने ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं। Furthermore, intercaste marriage is considered such a taboo. It is almost a crime to marry someone you love from the other caste. While the people in urban area have broadened their thinking, rural ones have still not. अब देखिए एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि आज के समय क्या हो रहा है, अंतर जातीय विवाह हो रहा है। अब मैरिज को आप लोग मैट्रिमनी भी कह सकते हैं, इसका एक और वर्ड होता है, कभी कभी ये वर्ड यूज होता है, लेकिन यहां पर अंतर जातीय विवाह की बात हो रही है, ठीक है। और इस कंसिडर्ड सच अ टैबू, ना बहुत अजीब माना जाता है, टैबू माना जाता है ना, उसको हम बिल्कुल भी समाज के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। जैसे किन्नर समाज हो गया, उसके लिए वर्ड टैबू यूज होता है। इट इज ऑलमोस्ट अ क्राइम टू मैरी समवन यू लव फ्रॉम द अदर कास्ट। देखिए बात ये होती है कि आज के समय में या हम पुराने समय की भी बात करें, दोनों समय को अगर हम पैरेलली देखते हैं तो थोड़ा जमीन आसमान का अर्थ तो देखने को मिलता है। पहले के समय में क्या हुआ करता था माय डियर स्टूडेंट्स, लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। उनका मानना यह था कि अगर ये इसी जाति का व्यक्ति है तो ये इसी जाति के साथ शादी करेगा, इसी जाति की लड़की के साथ शादी होगी उसकी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आज के समय में ये कुछ परिवर्तन हम देखने को पा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो यहां पर अगर आप देखो, इट इज ऑलमोस्ट अ क्राइम टू मैरी समवन, आज के समय ये एक तरीके का क्राइम है ना, ये एक अपराध है। क्राइम का मतलब क्या होता है, अपराध है। तो इट इज ऑलमोस्ट अ क्राइम टू मैरी समवन यू लव फ्रॉम द अदर कास्ट, यानी अगर आप दूसरे कास्ट के किसी से प्यार करते हो, मोहब्बत हो गई, लेकिन उसके बाद अगर आप विवाह करते हो तो कहीं ना कहीं क्राइम है। तो while the people in urban areas have broadened their thinking, अब broaden का मतलब क्या होता है, वाइड कर लेना, बढ़ा लेना, स्फीयर को थोड़ा बड़ा करना। तो while the people in urban areas, अब देखिए यहां पर urban areas की बात हो रही है, दो एरिया होते हैं, एक होता है रूरल एरिया और एक होता है अर्बन एरिया, ठीक है। रूरल एरिया की जब हम बात करते हैं तो वो गांव का एरिया होता है, और अर्बन की जब हम बात करते हैं तो वो शहर का एरिया होगा। तो यहां पर दिया है कि while the people in urban areas, जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं ना, ऐसे लोग जहां अर्बन एरियाज, अब देखिए अर्बन एरियाज में अगर मैं एक बात बोलूं तो अर्बन एरियाज में पक्के घर आ जाएंगे, ठीक है, अर्बन एरियाज में सब लोग सिविलाइज्ड होंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। तो आप अर्बन को इस तरह जोड़कर देखिए। तो while the people in urban areas have broadened their thinking, तो जो लोग रह रहे हैं शहर में, उन लोगों ने क्या करा, अपने विचारों को, अब देखिए थिंकिंग यानी विचार ना, अपने विचारों को क्या किया है, बढ़ा दिया है। रूरल वंस हैव स्टिल नॉट, लेकिन जो गांव में जो लोग रह रहे हैं, रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों ने अभी तक अपने माइंड को इतना ब्रॉड नहीं किया है। तो स्वाभाविक है कि जब हम बात कर रहे हैं यहां पर दो पक्षों की, तो एक पक्ष आ रहा है हमारा रूरल एरिया का और एक पक्ष जो है वो आ रहा है हमारा कहां का, शहर के एरिया का। तो यहां पर एक छोटा सा कंपैरिजन जो है आप देख पा रहे हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर क्या दिया है, सोशल इविल। अब देखिए सोशल इविल का मतलब क्या होता है,
सामाजिक बुराइयां। अब अगर मैं बात करता हूं सामाजिक बुराइयों की, तो सामाजिक बुराइयों में कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आ जाती हैं। सबसे पहली चीज जो है वो आती है हमारी कास्टिज्म। ठीक है, हम और भी चीजों को जोड़ सकते हैं, जैसे कि हो गया डॉरी सिस्टम, इसके साथ हो गया हमारा सती प्रथा। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि अब आज के समय में देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन उसके पूर्व में थी। लेकिन कास्टिज्म जो है आज भी प्रिवेलेंट है ना, देखने को मिल रहा है। कास्टिज्म इज अ ग्रेट सोशल इविल। अगर हम बात करते हैं कास्टिज्म की, तो अब यहां पर देखिए कास्टिज्म का मतलब क्या होता है। कास्टिज्म इज अ ग्रेट सोशल इविल। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा सोशल इविल है। सोशल इविल का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया, सामाजिक बुराइयां दैट मस्ट बी फॉट अगेंस्ट, जिसको क्या किया जाना चाहिए, है ना, जिसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए ना, दैट मस्ट बी फॉट अगेंस्ट, वी नीड टू गेट रिड ना। अब हमको क्या करना है? वी नीड टू गेट रिड ना। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इससे बाहर आना चाहिए। हम जब भी यूज करते हैं वर्ड गेट रिड ऑफ ना, हमको क्या करना है? बाहर आना है, रिड ऑफ होना है। तो गेट रिड ऑफ दिस अनजस्ट सिस्टम। ये जो ऐसा सिस्टम है, ऐसा तंत्र है ना, जब हम सिस्टम की बात करते हैं, तंत्र की बात करते हैं, तो यहां पर इस तंत्र को हमको क्या करना है? ध्वस्त करना। और ये अनजस्ट है, ये एप्रोप्रिएट नहीं है ना, ये एप्रोप्रिएट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो हमको इससे बाहर निकलना है। मोर एवर, अगर हम आगे की बात करें, मोर एवर इट ओनली एक्सप्लॉइट्स द लोअर कास्ट। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दो ना, तो इट ओनली एक्सप्लॉइट्स, ये क्या करता है? ये सिर्फ शोषण करता है। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होगा? शोषण करना ना, एक वर्ड है एक्सप्लॉइट। द लोअर कास्ट सेक्टर ना, जो निचले स्तर के लोग होते हैं, सेक्टर के लोग होते हैं, उन लोगों को क्या करता है? एक्सप्लॉइट करता है। एंड मैंस आउट रथलेस ट्रीटमेंट। और साथ ही साथ आप देख पाओगे कि मेंस आउट रथलेस ट्रीटमेंट। अब देखिए रथलेस का मतलब क्या होता है? बहुत रफ एंड टफ और बहुत बुरा बिहेवियर ना उनके साथ क्या होता है? किया जाता है। तो एंड मेंस आउट रथलेस ट्रीटमेंट के साथ किया जाता है, होता है ना, क्या? बहुत बुरा ट्रीटमेंट। तो आप सेंटेंस को इस तरह ले सकते हो। तो यहां पर ओवरऑल क्या कहा जा रहा है? इट ओनली एक्सप्लॉइट्स द लोअर कास्ट सेक्टर। तो यहां पर सिर्फ क्या किया जाता है? एक्सप्लॉइट किया जाता है लोअर कास्ट सेक्टर को। एंड मेंस आउट रथलेस ट्रीटमेंट, और साथ ही साथ यहां पर मेंस आउट किया जाता है। यानी रथलेस ट्रीटमेंट क्या होगा? जो बहुत बुरा ट्रीटमेंट है उसको मेंड आउट किया जाता है। द लोअर कास्ट पीपल आर वर्किंग हार्ड। अगर हम ध्यान दें तो जो लोअर कास्ट के लोग हैं, अब लोअर कास्ट अर्थात निचले स्तर के लोग, पीपल आर वर्किंग हार्ड, वे लोग क्या कर रहे हैं? वे लोग बहुत बहुत कठिन कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं। एंड मेकिंग अ प्लेस, और वो लोग क्या करते हैं? मेकिंग अ प्लेस फॉर देमसेल्फ ना, और वो लोग क्या कर रहे हैं? जगह बना रहे हैं अपने लिए, फॉर देमसेल्व्स इन सोसाइटी टुडे ना। आज के समय की अगर हम बात करें, आज की समाज की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि वे लोग क्या कर रहे हैं? एक जगह बना रहे हैं ना, अपने खुद की जगह बना रहे हैं। कहां? सोसाइटी में। तो ओवरऑल यहां पर हमने क्या देखा? यहां हमने सोशल इविल के बारे में जाना, जो कि है कास्टिज्म, यानी जातिवाद। जातिवाद जो समस्या है, इस समस्या का निवारण कहीं ना कहीं आप लोगों को इस तरह से लेना होगा, इस तरह से समझना होगा कि यह समस्या ओवरऑल हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रचलन में है। आज के समय में भी आप देख सकते हो शर्मा ना, और हिंदू मुसलमान, लाइक रिलीजन्स तो चलता ही चलता है ना, वो तो बात अलग है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने ही लोगों में, तो अपने ही लोगों में भी लोग बोलते हैं यहाँ पे हमको लड़की नहीं भेजनी, रीवा का है ना, हम यहाँ पर नहीं भेजेंगे जबलपुर का। मतलब क्षेत्रों को लेकर भी लोग क्या करते हैं?
अंतर्भेद करना चालू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं कास्टिज्म तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा सोशल ईवल है ही, जहां ब्राह्मण क्या करता है, अपने से निचले स्तर के लोगों का शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है, जो कि बीच में चालू हुआ। अगर मैं बात करता हूं राजा राम मोहन रॉय की, तो राजा राम मोहन रॉय जो है उनको माना जाता है इस फील्ड में सबसे महान और पायनियर व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने ही कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नीड टू एबॉलिश द सोशल ईवल। हमें क्या करना है? एबॉलिश करना है। एबॉलिश का मतलब क्या होता है? खत्म करना है दिस सोशल ईवल। अगर मैं बात करता हूं सोशल ईवल की ना, सामाजिक बुराई जो है उसको हमको क्या करना है? खत्म करना है। तो राइट अवे फॉर अ प्रोग्रेसिव इंडिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक चीज को, एक एक लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। तो वी नीड, है ना, हमें आवश्यकता है टू एबॉलिश ना, कि हम, अब एबॉलिश का मतलब क्या होगा? खत्म करना ना। कोई भी चीज अगर आप ध्यान दो, यहां पर दिया है एबॉलिश, तो उसको आप जोड़ो चीजों को, है ना, एबॉलिश करना, खत्म करना। अब आप लोग एक सेंटेंस बना सकते हो, कमेंट सेक्शन में सेंटेंस फॉर्म करके मुझे बता सकते हो कि एबॉलिश को आप किस तरह से यूज करोगे। तो मैंने आपको बता दिया, जहां पर भी कोई भी चीज को हम क्या करते हैं? खत्म करने की बात करते हैं। तुम यहां पर एबॉलिश करना चाहते हैं सोशल ईवल ना, जो सामाजिक बुराइयां हैं, राइट अवे फ्रॉम अ प्रोग्रेसिव इंडिया, है ना। अब जो प्रगति वाली भारत, अगर हम प्रगति के क्षेत्र में बात करें ना, तो भारत क्या कर रहा है? प्रगति में बढ़ रहा है आगे। तो प्रोग्रेसिव इंडिया, जो प्रगति करता हुआ इंडिया है, जो प्रगति के लिए अग्रसर है भारत ना, प्रोग्रेसिव अर्थात प्रगति की ओर जो अग्रसर है भारत, अग्रसर का मतलब आगे बढ़ना। तो यहां पर हमको एबॉलिश करना होगा सोशल ईवल को, किस लिए? ताकि हम भारत को अच्छा बना सकें, और कहीं ना कहीं उसके लिए जो भारत अभी सफलता की ओर है, अभी ग्रोथ की ओर है। जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज बॉर्न इनटू अ लोअर कास्ट। अब जैसे कि आपको पता है, जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज बॉर्न इनटू अ लोअर कास्ट, अगर कोई व्यक्ति जो है वो पैदा हुआ है छोटी कास्ट में ना, छोटी कास्ट की फैमिली में, डज नॉट मीन इट विल डिटरमाइन देयर वैल्यू। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं वो वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। भाई आप ध्यान दो ना, छोटे बच्चों को अगर मैं बात बताऊं एक, तो ये है कि छोटे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं ये जो छोटा बड़ा का जो भेद है वो क्यों बना। देखिए बात ये होती है, हम कामों को जब डिवाइड कर देते हैं, ये काम इसका होगा, ये वाला काम इसका होगा, तो इसके चलते ना लोग क्या सोचते हैं कि हम बड़ा काम करने वाले तो महान हो गए, जो छोटा कार्य कर रहा है वो तो बहुत छोटा हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं यहां पर जो दिया है कि जो व्यक्ति लोअर कास्ट, मतलब लोअर कास्ट का मतलब भी कहीं ना कहीं यही होता है कि जो लोअर कास्ट का व्यक्ति वो छोटा ही काम कर रहा होगा ना, जैसे शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, तो ये लोगों को क्या कहा जाता है? ये लोग हमेशा लोअर कास्ट फैमिलीज की बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं एकलव्य का, आप लोगों ने देखा होगा एकलव्य को, टीवी सीरियल में बहुत प्रचलित एक, मेरे हिसाब से, मैंने तो कभी देखा नहीं सीरियल, लेकिन हाँ मैं आपको कहना चाहूंगा कि कभी आपको टाइम मिले तो आप लोग मूवी देखिएगा। तो एकलव्य मूवी जो है उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य जो है एकलव्य के साथ अंतर्भेद करते हैं, उसको मना कर देते हैं कि नहीं, मैं तुमको धनुष बाण की विद्या नहीं सिखाऊंगा। इसीलिए नहीं सिखाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं तुम निचले जाति के हो, क्योंकि तुम पैदा हुए हो, कहां पर पैदा हुए हो? लोअर कास्ट फैमिली में पैदा हुए हो, छोटी फैमिली में पैदा हुए हो। डज नॉट मीन इट विल डिटरमाइन देयर वैल्यू, है ना। लेकिन इसीलिए अब जब छोटी जाति में कोई पैदा हुआ है तो उसका यह मतलब तो नहीं होगा कि वह बताए कि उसकी वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है। कास्ट इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट। कास्ट क्या है? यह कुछ भी नहीं है बट अ कॉन्सेप्ट है, यानी एक तरीके से कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप, विथ नो रेफरेंस टू द वर्थ ऑफ अ पर्सन ना, जहां पर कोई रेफरेंस नहीं दी जाती ना, कोई। आप लोगों को मैं बताता हूं एक बात, जब हम वर्ड यूज करते हैं रेफरेंस, इस वर्ड को आप कैसे ग्रहण करोगे? अब देखिए, कास्ट इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट विथ नो रेफरेंस टू द वर्थ। मतलब रेफरेंस क्या करता है? एक सहायता वाला बेस मान सकते हो आप। मान लो आप कोई किताब पढ़ रहे हो, ठीक है,
अब आपने किताब पढ़ी, आपको समझ में आई, अब आपने सोचा चलो हम एक रेफरेंस बुक और ले लें कुछ ऐड ऑन करने के लिए, जिस बुक में और भी बहुत कुछ दिया हो, तो उस तरह से जोड़ सकते हो आप कि कास्ट इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट। कास्ट कुछ भी नहीं है, यह तो बस एक आइडिया है, ये तो बस क्या है, यह एक आइडिया है। ओके, विथ नो रेफरेंस, जिसका कोई भी रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस की बात कर ली हमने, तो जिसका कोई धरातल वाली बात नहीं, कोई बेस नहीं है। टू द वर्थ ऑफ अ पर्सन, अगर हम बात करते हैं किसी व्यक्ति विशेष की कीमत की, उसके बारे में, जब हम देखिए वर्थ का मतलब जब भी हम यूज करते हैं तो वर्थ वर्ड क्यों यूज किया जाता है, जहां हम किसी की वैल्यू की बात करते हैं ना, तो यहां पर वैल्यू की बात हो रही है। तो विथ नो रेफरेंस टू द वर्थ ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की वैल्यू को लेकर उसके रेफरेंस के साथ हम लोग कास्ट को नहीं जोड़ सकते कि भाई उसकी वैल्यू ऐसी, उसकी वर्थ ये है कि वो यहां पर जन्मा, उसकी वर्थ ये है कि वो वहां पर जन्मा, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सही नहीं। Therefore, we must not discriminate on the basis of caste of a person. इसीलिए हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो उसको हमको क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट सब क्या समझते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लो ये बॉय है, ठीक है, और ये गर्ल है। आपने क्या कहा, मैं लड़कियों को नहीं पढ़ाऊंगा, लड़कों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि लड़कियां घर के लिए बनी हैं, लड़के बाहर हष्ट पुष्ट होते हैं, अच्छे है ना, मम्मी पापा की मदद करेंगे। इस तरह से आपने क्या करा, लड़के और लड़की के बीच में किया भेद। अब ये जो भेद है, ये कौन सा भेद हुआ, जेंडर बेस्ड भेद हो गया है ना, जहां आप लड़के और लड़की के बीच में जेंडर, अब ये जेंडर है ना, लड़का और लड़की क्या है, एक जेंडर बता रहा है किसी का, मानव का जेंडर है ये, तो आप उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो यहां पर हम किसकी बात करें, कास्ट बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, तो अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसा नहीं, पर बेसिकली हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात अभी कर नहीं रहे, मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको बताया, जहां हम भेद करते हैं वहां इस वर्ड को यूज करते हैं। वी मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑफ अ पर्सन। भाई कोई भी व्यक्ति की जाति के हिसाब से हमें ना उसको क्या नहीं करना, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। मैंने आपको ऑलरेडी एक बात एकलव्य के बारे में बता दी थी कि एकलव्य कौन है, एकलव्य कैसे हैं, इनके बारे में आप लोगों को आइडिया लग चुका है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी और चीज की, यानी अगर मैं उदाहरण ले लेता हूं एक अप्पू और गप्पू की, ठीक है। अब अप्पू जो है वो एक बहुत बड़े घर का रहने वाला लड़का है ना, अप्पू जो है वो शर्मा है, उसके आगे शर्मा लगता है, और जो गप्पू है ना, गप्पू जो है वो बिल्कुल भी एक बहुत नॉर्मल फैमिली का रहने वाला है, और उसके पास इतना कुछ है भी नहीं, है ना, और वो एक छोटी जाति का है। हम सरनेम नहीं ले रहे, इतना डिवाइड नहीं कर रहे कि वो छोटी या बड़ी जाति, तो आप समझ सकते हो। तो ब्राह्मण है वो, शर्मा लोग ब्राह्मण है, और एक गप्पू जो है वो नॉर्मल शूद्र फैमिली से बिलोंग करता है। अब यहां पर जो गप्पू है उसने अप्पू के पास जाकर कहा कि भाई देख, मेरे को बहुत मदद चाहिए थी, तो मेरी सहायता कर दे। तो अप्पू ने क्या करा, उसकी सहायता कर दी। एक समय ऐसा आया जब अप्पू को सहायता चाहिए थी, तो वो गप्पू के पास गया, और जब गप्पू ने सहायता करने की कोशिश की तो अप्पू के फैमिली मेंबर्स ने कहा कि गप्पू निचली जाति का है, उससे क्या सहायता लेना, क्या सहायता लोगे तुम, छोटे लोगों से कोई सहायता। तो अब आप बोलो यहां वर्ड हो रहा है छोटे लोग, तो ये है ना डिस्क्रिमिनेशन। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है हमारी, अब गवर्नमेंट किसको कहते हैं हम, यहां पे जी कैपिटल होगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइज टू हेल्प द लोअर कास्ट पीपल। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो कोशिश करती है ना, ट्राइज, ऑल्सो ट्राइज, ट्राइज का मतलब क्या होता है, कोशिश करती है, टू हेल्प द लोअर कास्ट, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत बहुत समझदार होती है ना। हम ही लोग तो गवर्नमेंट को चुनते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम अभी रिपब्लिक, है ना, एक रिपब्लिक, अभी जो बहुत हार्ड वर्ड हो जाएगा, हम एक और वर्ड चुन लेते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, रिपब्लिक बाद में देखेंगे, अभी हम डेमोक्रेटिक वर्ड को यूज करते हैं। तो हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जो कि क्या है, जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं क्या है, डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेसी है हमारे यहां पर। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है,
जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ना, तो हमारे यहां पर खुद का बनाया हुआ एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके तहत हम कार्य करते हैं, और गवर्नमेंट जो है उसके तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस को लाती है। तो गवर्नमेंट क्या है, कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे देश का, ठीक। ऑल्सो ट्राइज टू हेल्प द लोअर कास्ट। वो क्या करती है, वो कहीं ना कहीं निचले जाति के लोगों की सहायता करती है थ्रू देयर रिजर्वेशन, है ना। आप लोगों ने सुना होगा रिजर्वेशन की जब बात होती है, ST, SC, OBC, है ना। अभी जैसे UPSC के एग्जाम्स होते हैं ना, बहुत समय प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है कि नहीं इतना कम कट ऑफ क्यों जाता है उन लोगों का। हम लोग तो एक साथ ही बैठते हैं और हम लोग एक साथ बैठ कर एग्जाम देते, तो उन लोगों के लिए 84 जाता है और हमारे लिए तो 89, जनरल वालों के लिए तो कभी कभी इतना चला जाता है। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिजर्वेशन क्यों दे रही है, ST, SC, OBC को क्यों दे रही है? क्योंकि आज से पूर्व में हमारे जो हम अच्छे उच्च कुल के लोग अभी हैं, है ना, ब्राह्मण हो, मान लो आप लोगों में से कोई ना बहुत अच्छा कमा रहे हो, ठाकुर लोग, उन्होंने क्या करा है, इतना शोषण किया है ना उनका कि बेचारे नीचे हो गए हैं वो। तो यहाँ अफर्मेशन, अब ये बहुत डेप्थ में चले जाएंगे, बस एक बात समझ लो आप कि हम ऊपर उठा रहे हैं किसी चीज को। हम चाहते हैं कि हम जो नीचे गया है उसको हम ऊपर उठाएं। तो ऊपर उठाने के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं हमको उन लोगों को कुछ तो देना होगा। पैसा भी दे दें, कुछ भी कर ले, लेकिन उनको इस जगह पर स्थान चाहिए। हमारे जैसे भाई हर जगह अगर जनरल आदमी घूमता रहेगा, जनरल लेडीज, जनरल मैन, उनको कहां जगह मिलेगी, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी डाउन है ना। तो उनको हमको करना है अपलिफ्ट। तो हमेशा आपको याद होगा 10 साल के लिए कहीं ना कहीं बहुत शुरुआत में ऐसा किया गया था कि 10 साल के लिए दिया जाएगा। अंबेडकर ने फॉर्मेट रखा था, लेकिन आज ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज लोगों को चाहिए वोट ना, वोट बैंक बना लिया है अब तो, कि अब इन लोगों से वोट लिया जाए, रिजर्वेशन हर साल बढ़ाते जाओ, है ना, हर 10 साल में एक बार रिजर्वेशन बढ़ाओ, वोट मिल जाएगा। अब उनको उससे कोई मतलब नहीं है, ना उनसे मतलब है ना उनसे किसी से मतलब है। और अब तो जर्नल वाले लोगों को भी रिजर्वेशन मिल गया है। तो यहां पर लोअर कास्ट पीपल को उनकी रिजर्वेशन के थ्रू क्या करते हैं, हम उनको ऊपर उठाते हैं। और कौन करती है ये काम करता है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं। एज दे डू नॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि उन लोगों को ना बराबरी की अपॉर्चुनिटीज नहीं प्राप्त होती हैं भाई। अब देखिए अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें, अपॉर्चुनिटीज क्या होते हैं, मौके। मैंने बोला कि मेरे को हॉर्स राइडिंग पर जाना है, ठीक है, और मैं हॉर्स राइडिंग के लिए गया और मैंने काम करना चालू किया हॉर्स राइडिंग का। उसी समय क्या हुआ, उसी समय एक और दोस्त आया, मैं बैठा ही था घोड़े पे, दूसरा दोस्त आया और वो भी बैठना चाहता था, लेकिन बाई चांस क्या हुआ, उसको रोक दिया गया। उससे बोला गया कि आपके पास ऐसे कौन से सर्टिफिकेट्स हैं कि आप इस हॉर्स राइडिंग में पार्टिसिपेट करें ना, हॉर्स राइडिंग चैंपियनशिप जो होती है। मैं तो बैठ गया, क्योंकि मेरे पास तो मैंने सीखा था, बहुत कुछ किया था, बहुत सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी थी। लेकिन जब हम बात करते हैं उस व्यक्ति की, तो उसको तो चलाना आता है हॉर्स, लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं थी उसके पास। उसने बोला कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मैं आगे नहीं आ पाया, मेरे पास ऐसी चीजें नहीं थी कि मैं उन चीजों के द्वारा इस चीज में आ सकूं, इस फील्ड में आ सकूं। लेकिन आज मुझे मौका मिला है और आप मेरे सामने ये चीज रख रहे हो कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने क्या करा, इस चीज को देखा, उसने महसूस किया कि अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो सबको देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जॉन राउल्स जो हैं, जिनके बारे में आप लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, जब आप लोग कॉलेजेस में जाओगे तो जॉन राउल्स का नाम सबसे टॉप पर आता है। वो कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए सभी छोटे निचले स्तर के लोगों को, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट इंश्योर्स दे गेट इट थ्रू द रिजर्वेशन। और गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, इंश्योर करती है। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। गवर्नमेंट सुनिश्चित करती है दे गेट इट थ्रू द रिजर्वेशन, उनको ना रिजर्वेशन के थ्रू ये मिल जाएगा, ठीक है। However, it also has its negative points. कहीं ना कहीं इसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। It kills the opportunity for deserving people and hampers the growth of bearing actual talent. क्या होता है ये ना, अब हर चीज के ना प्रोज एंड कोज होते हैं। ऐसा नहीं होता
कि एक प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट ना, आपने देखा होगा, इंटीजर्स भी देखे होंगे आपने, जब आप इंटीजर्स की बात करते हो तो 1 2 3 1, यहाँ 1 जाता है, 2 जाता है, 3 जाता है, तो -1 -2 भी जाएगा ही, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि हर चीज के प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं, तो यहां पर इसके भी प्लस और माइनस पॉइंट्स जो है वो आप देख पाओगे। तो नेगेटिव पॉइंट्स इट किल्स द अपॉर्चुनिटी, ये क्या करते हैं, ये खा जाते हैं ना, किल्स। अब मैं तो यहां पर एक ही वर्ड कहूंगा, वैसे तो मारना है, लेकिन मैं कहूंगा इस वर्ड को, आप इस तरह देखो कि कहीं ना ये लोगों की अपॉर्चुनिटीज को ले लेते हैं, खा लेते हैं। फॉर डिजर्विंग पीपल ना, भाई जो लोग योग्य नहीं होते वो क्या करते हैं, उनकी जगह आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, हमने खत्म कर दी ना अपॉर्चुनिटी, खाली कर दी। किन के लिए, डिजर्विंग लोगों के लिए। मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है और कोई विश्वविद्यालय है जहां पर बच्चों का एडमिशन होता है, और ऑक्सफोर्ड हो गया, ऐसी जगह हो गई, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, अगर वहां पर एडमिशन होता है और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनका नहीं हो पा रहा है, भाई उनकी जगह ST SCs को ले लिया, तो उससे नुकसान होता है कहीं ना कहीं, सीट्स में कुछ बच्चों को नहीं मिल पाता। लेकिन तब भी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ही सीट्स जो है वो रिजर्व करती है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी 50 की 50 सीट्स जो इनके लिए रिजर्व हो गई, भाई उनमें भी कंपटीशन होता है, उनमें भी कम से कम 10 या 15 सीट्स ही रिजर्व की जाती हैं, ये चीज आपको जाननी चाहिए। एंड हैम्पर्स द ग्रोथ बाय बेरिंग एक्चुअल टैलेंट। और क्या करते हैं वो लोग, बारिंग। अब देखिए, बारिंग मतलब रोक देना, स्टॉप कर देना। वो क्या करते हैं, एक्चुअल टैलेंट को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं और हैम्पर करते हैं। अब देखिए, हैम्पर्स द ग्रोथ, हैम्पर्स का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। आप लोग समझते हो ना नुकसान पहुंचाने वाली बात क्या होती है, नुकसान। मैंने बोला हैम्पर वर्ड। अब आप लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में इस वर्ड को फ्रेम कर कर बताओ। मैं तो हमेशा आपको यही कहूंगा कि जब भी हम कुछ भी पढ़ें, कोई भी वोकैबुलरी का वर्ड आए, तो आपको उसको क्या करना है, उसको आपको फॉर्म कर कर बताना है, ठीक है। तो यह चीज जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा टॉपिक जो है वो ये है, बिहार ऑफ योर ड्रीम ना। बिहार आपके सपने का बिहार है ना। अब आप लोगों की मनपसंद जो टॉपिक है वो आ चुका है। देखिए, इसमें मैं तो आपकी इतनी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि स्वाभाविक है कि आप लोग तो जानते बिहार का मैं रहने वाला हूं नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान दें तो बिहार जो है ना, बिहार आपकी नगरी है, आपका देश है ना, आपका स्वदेशी है, मान के चल लीजिए, जहां पर आप रहते हैं, आपका पूरा ओवरऑल जगह आपकी है, तो आपको ज्यादा अच्छा पता होगा। लेकिन तब भी हमने प्रयास किया है कि आप लोग इन चीजों को समझें और इन चीजों को देखें। तो मैंने एक आंसर फ्रेम किया है, द बिहार ऑफ माई ड्रीम्स। जो बिहार है, मेरे सपने का बिहार जो है ना। अब एवरी मैन विल हैव अ हाई मॉरल सेंस ना। द बिहार ऑफ माई ड्रीम्स, एवरी मैन विल हैव अ हाई मॉरल सेंस एंड डीप लव फॉर द स्टेट। अब अगर हम ध्यान दें यहां पर तो क्या होगा, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर ना हम ये बताना चाह रहे हैं कि हर एक आदमी ना विल हैव अ हाई मॉरल सेंस, होगा उसका क्या, हाई मॉरल सेंस। अब देखिए, विल यूज हुआ है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। तो बिहार ऑफ माई ड्रीम्स की अगर हम बात करें तो हमने नॉर्मल यहां पर लिख दिया। आप चाहो तो कॉमा लगा दो, या उसको यहां पर आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, इस तरह भी लगा सकते हो। एवरी मैन विल हैव अ हाई मॉरल ना। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी जो है हैव अ मॉरल सेंस। उस आदमी का क्या होना चाहिए, मॉरल सेंस होना चाहिए। अगर हम बिहार की बात करते, अब आप बोलोगे सर ये हाई मॉरल सेंस क्या होता है, उच्च, हाई का अर्थ होता है उच्च, मोरल का मतलब होता है नैतिक, है ना। मोरल का मतलब होता है नैतिक, और सेंस का मतलब क्या होगा, सेंस का मतलब होगा नॉर्मली, अगर हम सेंस की बात करें तो हमारी जो समझने की क्षमता है ना, जो हमारे सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, तो नैतिक इंद्रियां, हमारी जो सेंस है, जो समझने की क्षमता, वो ऊंची होनी चाहिए, सोच हमारी ऊंची होनी चाहिए। एंड अ डीप लव फॉर द स्टेट, और हमारा प्यार जो होना चाहिए वो बहुत बहुत बढ़िया होना चाहिए राज्य के प्रति। अवर स्टेट इज बैकवर्ड, हमारा राज्य जो है
वो कहीं ना कहीं वो बहुत बहुत पीछे है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री। और कहीं ना कहीं अगर हम साइंस और इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि आज के समय बिहार जो है, अब बिहार ने बहुत प्रगति की है, लेकिन तब भी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जो बिहार है वो कहीं ना कहीं क्या है, बैकवर्ड है ना, बहुत पीछे है इन द फील्ड ऑफ साइंस। अगर हम विज्ञान की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझ लो कि विज्ञान, साइंस और इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा। अगर हम वैज्ञानिक अनुसंधानों की बात करते हैं ना, प्रयोगशालाएं होती हैं बहुत सारी जहां पे अनुसंधान होते हैं, बहुत सारी जगहों पे क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा क्या होता है, विज्ञान के जो चरण है वो आगे बढ़ते हैं। तो हर राज्य में क्या करा जाता है, एक कोशिश की जाती है कि हर राज्य में एक अच्छे इंस्टीट्यूट डेवलप किए जाएं। ऐसा नहीं है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, पास में आप देख सकते हो, तक्षशिला ना, नालंदा, कितनी विख्यात नाम है आसपास की अगर आप ध्यान दो। लेकिन ऑथेंटिक चीज अगर देखें तो वहां प्रगति नहीं है। इंडस्ट्री का मतलब तो आप जानते हैं, उद्योग की अगर मैं बात करता हूं, एंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करता हूं, तो पूरे इंडस्ट्री पे डेवलप्ड होते हैं। आई वॉन्ट बिहार टू बी लीडिंग स्टेट। मैं चाहूंगा कि जो बिहार है वो क्या हो, एक लीडिंग स्टेट हो ना। अब लीडिंग का मतलब क्या होता है, लीडिंग, अब लीडिंग से आप समझ सकते हो जो क्या करता है, किसी चीज को ना लीड करता है। आई वॉन्ट टू बी बिहार बी अ लीडिंग स्टेट, मतलब वो एक ऐसा राज्य हो जो लीड कराओ, नेतृत्व। आप अगर बात करो लीड की, उसको हम कहते हैं नेतृत्व। लीडिंग का मतलब होगा नेतृत्व करना। आप नेतृत्व, इसका जो रूट वर्ड है लीड, लीड ले लो आप, तो नेतृत्व मीनिंग निकल कर आता है उसका। तो मैं चाहूंगा कि एक राज्य का क्या बने, नेतृत्व करने वाला बने, है ना। तो वांट टू बी ए लीडिंग स्टेट, नेतृत्व करने वाला एक राज्य बने इन न्यू टेक्नोलॉजी, जो नए अनुसंधान। अगर हम नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अब आप लोग समझते होंगे टेक्नोलॉजी क्या होती है। अगर मैं बात करता हूं वेव की, ठीक है, तो वेव क्या होता है। अब आप बोलोगे सर आप वेव पर कैसे आ गए। टेक्नोलॉजी है क्या, किसके अराउंड घूमती है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, स्पेस के, है ना। तो इन सभी चीजों की जो इर्द गिर्द घूमती है उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पे वेव के अनुसंधान हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आप विश्वास नहीं करोगे, वेव आप देखो अगर ध्यान दो तो साउंड, तो इन सब चीजों में क्या होना चाहिए, ये सब चीजें जो है पर्टिकुलर टर्म्स हैं फिजिक्स के, तो उनमें ना इन पे अनुसंधान होना चाहिए, इसमें कुछ प्रगति होनी चाहिए। इन अ न्यू टेक्नोलॉजी आवर इंडस्ट्रीज शुड ग्रो फास्ट। और हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। वी शुड प्रोड्यूस एवरीथिंग वी नीड। और हमको क्या करना है, हमको प्रोड्यूस करना है हर एक चीज जो हमको आवश्यक है ना। आवश्यक चीज जो होती है उसको तो प्रोड्यूस करते हैं। द बिहार ऑफ माई ड्रीम, एवरी मैन विल गेट अ जॉब ऑफ हिज चॉइस। अगर मैं बिहार ऑफ माई ड्रीम की बात करता हूं तो यहां पर हर एक व्यक्ति को ना क्या मिलना चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए अपने चॉइस की, अपनी इच्छा की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन विल गेट इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस, स्टूडेंट्स विल बी डिवोट। अब देखिए यहां पर क्या दिए, एजुकेशन विल गेट इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस। अब इसके पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि बिहार में टेक्नोलॉजी जो है उसका क्या हो, उसका संवर्धन हो, वो आगे बढ़े। अब यहां पर हम बात करते हैं एजुकेशन विल गेट्स इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस, मतलब उसको उसका महत्व प्राप्त होना चाहिए। यहां पर एजुकेशन जो है ना, हम बोलते हैं ना विद ड्यू रिस्पेक्ट, है ना। तो वैसे यहां पे ड्यू इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, ये बताना चाह रहा है कि एजुकेशन की भी वहां पर अच्छी खासी स्थापना होनी चाहिए, एजुकेशन का रोल बढ़ना चाहिए वहां पर। स्टूडेंट्स विल बी डिवोटेड टू देयर स्टडीज। और अब देखिए यहां पर बड़ा है डिवोटेड। अब डिवोटेड का मतलब क्या होता है, भक्ति करना तो नहीं होगा ना। देखिए डिवोशन भक्ति हो गया ना, एक नाउन हो गया डिवोशन। या डिवोटेड टू देयर स्टडीज की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स विल बी डिवोटेड टू देयर स्टडीज, यानी जो बच्चे होंगे वो समर्पित होंगे ना। डिवोटेड का मतलब क्या है,
समर्पित होंगे टू देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा क्या होंगे, सजग होंगे, समर्पित होंगे। पॉलिटिशियंस विल बी नॉट अलाउड टू मिसयूज स्टूडेंट्स, और जो हमारे छात्र हैं ना, जो हमारे छात्र लोग हैं, उन लोगों का मिसयूज नहीं किया जाएगा पॉलिटिशियंस के द्वारा। टुडे वी फाइंड अ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, आज के समय तो हम रिच और पुअर के बीच में गैप देख ही पा रहे हैं। देन इज करप्शन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अब देखिए यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं पॉलिटिशियन की, तो क्या होता है ना, पॉलिटिशियंस भी क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का मिसयूज करते हैं। अब बहुत सारे तरह तरह से लोगों का मिसयूज आप देख सकते हो, अगर आप न्यूज़ चेक करो आप पाओगे। तो हम इतना डिटेल में यहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत वर्ड्स स्टेजेस होगी वो। टुडे वी फाइंड अ गैप, आज के समय हम क्या देख पा रहे हैं। अब देखिए आप बोलोगे सर रिच और पुअर में गैप क्यों है। अब रिच और पुअर तो आप सभी जानते हो कि ये जो अंतर है ना हमेशा रहेगा ही, इसको आप ऊपर नहीं ला सकते। हर चीज का एक ऊपर नीचे का एक तालमेल बनता है, कॉन्क्शन बनता है। तो यहां पर रिच एंड पुअर की जब मैं बात करता हूं तो रिच और पुअर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर कही गई है कि यहां पर रिच और पुअर का गैप भी कहीं ना कहीं हटना चाहिए, क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं एक अंतर जो है, एक अंतर देखने को यहां पर मिल रहा है, एक गैप देखने को मिल रहा है, और वो है रिच और पुअर का। देन इज करप्शन इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ। अगर मैं बात करता हूं करप्शन की, करप्शन क्या होता है, भ्रष्टाचार ना। जैसे आम आदमी सरकार ने क्या कहा, हम हटाएंगे भ्रष्टाचार, देखो उन्होंने इतना भ्रष्टाचार हटा दिया है, आप लोग समझते हैं। तो देन इज करप्शन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, है ना। तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। तो बिहार में क्या नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। द बिहार ऑफ माई ड्रीम विल हैव सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय होना चाहिए, है ना। सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, जहां पे सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता हो समाज में। हम अगर बात करते हैं इसी चैप्टर की, इस एक्सप्लेनेशन पार्ट की, आई हैव अ ड्रीम है, मार्टिन लूथर किंग ही एक्सप्रेस्ड, है ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बताया, अपने अनुभवों को दर्शाया। क्या दर्शाया कि नीग्रो लोगों को क्या नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, वो उनको प्राप्त होना चाहिए, है ना। तो जब से उनका एडवेंट हुआ, जब से वे लोग वहां पर आए, तब से उन लोगों को सोशल जस्टिस नहीं मिला। तो बिहार में भी कहीं ना कहीं सब कुछ होगा। द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर विल बी नैरोड डाउन, है ना। अब यहां पर नैरोड डाउन, सकरा हो जाना ना। नैरोड डाउन का मतलब क्या होता है, सकरा हो जाना। एवरीबॉडी विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी हिज बेस्ट सेल्फ, और हर एक आदमी को क्या होना चाहिए, हर एक आदमी को एक सामान्य, या आप बोल सकते हो बराबर की मौके, बराबर के जो मौके हैं वो मिलने चाहिए, ताकि वह अपना क्या बन सके, बेस्ट सेल्फ बन सके। अब बेस्ट सेल्फ का मतलब क्या होता है, बढ़िया, है ना। अपना आप लोगों ने सुना होगा, वी शुड बिकम व्हाट, हमें क्या बनना चाहिए, अपना एक बेस्ट वर्जन बनना चाहिए अपने लाइफ का। तो वही बात हो रही है कि हर एक आदमी को वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और हर एक व्यक्ति क्या बने, उसको एक तरीके से एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने से वो क्या होगा, वो अपना बेस्ट वर्जन बनेगा, अपना बेस्ट सेल्फ बनेगा, खुद में बढ़िया बनेगा। तो वही बात जो है यहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वाभाविक है आप लोगों को पता होगा कि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, है ना, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी यहां पर आप ऐड कर सकते हो कि जो एम्प्लॉयमेंट वाली बात होती है वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अब दो तरीके की एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब करप्शन की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई, रिच पुअर का डिफरेंस हो गया, यानी हमें बिहार की कंडीशन जो है कहीं ना कहीं ऊपर लानी है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमको तरक्की करना है, अमीर गरीब का अंतर थोड़ा तो हमको अंतर दूर करना ही है ना। हम पूरी तरीके से अंतर दूर कर दें ये तो संभव नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन हम प्रयास जरूर करने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा अंतर तो आ ही जाए। एजुकेशन के सेक्टर में बहुत बड़ा जो रोल है वो बिहार आगे चलकर निभाए, ऐसा मेरा सपना हो। अब देखिए यहां पर क्या है, देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग, यहां पर ना कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, कमी ना होना।
देन विल बी डिसिप्लिन, और उसके बाद क्या होना चाहिए? अनुशासन, डिसिप्लिन। पीस अर्थात शांति, प्रोग्रेस अर्थात प्रगति, ऑल अराउंड, और क्या होना चाहिए? एक तरीके से आदमी के पास यहां पर हर जगह क्या हो? डिसिप्लिन हो, अर्थात आप लोग समझ गए, इंद्रियों का शासन ही डिसिप्लिन कहलाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि अनुशासन रखना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये अनुशासन क्या होता है? अनुशासन का मतलब होता है इंद्रियों पर शासन करना। जो व्यक्ति इंद्रियों पर शासन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? देवराज इंद्र कहलाते हैं, है ना, देवराज इंद्र कहते हैं। खैर अपन इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, डिसिप्लिन को अब इतना समझ लो, अपनी लाइफ में मैनेज किया जाना चाहिए। तो देन विल बी डिसिप्लिन, पीस एंड प्रोग्रेस अलाउंड। तो इससे क्या होगा? हर तरफ आप प्रगति देख पाओगे। नेशनलिज्म विल ओवरकम द फीलिंग ऑफ कास्टिज्म। अगर मैं बात करता हूं नेशनलिज्म की, नेशनलिज्म क्या होता है? राष्ट्रीयता, है ना। अगर नेशनलिज्म की हम बात करें, विल ओवरकम द फीलिंग ऑफ कास्टिज्म, रीजनलिज्म, है ना। अब रीजनलिज्म तो आप लोग जानते हो, है ना। अब कास्टिज्म भी आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। तो कहीं ना कहीं जो फीलिंग है इन दोनों की वो क्या होनी चाहिए? वो कहीं ना कहीं उससे हमको ऊपर उठना चाहिए। और वो कौन लेकर आएगा? कौन हमको ऊपर उठाएगा? नेशनलिज्म हमको ऊपर उठाएगा, है ना। अब देखिए, देयर विल बी एन एटमॉस्फेयर ऑफ इक्वालिटी। यहां पर क्या होना चाहिए? एक बराबर का, बराबरी का एक वातावरण होना चाहिए। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। भाईचारा, है ना, भाईचारे का एक आप कह सकते हो एक वातावरण होना चाहिए। एंड फ्रीडम ऑल ओवर द स्टेट, और कहीं ना कहीं हर राज्य में आजादी का माहौल होना चाहिए। देयर विल बी राम राज्य, है ना। हम लोग क्या चाहते हैं? कि राम राज्य आए। राम राज्य की परिकल्पना यहां पर की गई है। इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, may God fulfill my dream, है ना, कि भगवान क्या करे? मेरे सपने को पूरा करे। तो यहां पर हमने क्या करा? हमने ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया है कि हम क्या करें? हम हमारे बिहार को संजो कर रखें अपने माइंड में। हम कोशिश करें कि बिहार को इस तरह से देखें, एक सपना सजाएं बिहार के लिए कि बिहार आगे जाकर किस तरह से अपने आप को डेवलप करेगा और किस तरह से उसका डेवलपमेंट उसको और आगे तक लेकर जाएगा। तो यहां पर आपने राम राज्य के बारे में समझा होगा, है ना। बोलते हैं ना भगवान राम के राज्य में सब सुखी रहते हैं, यानी एक यूटोपियन आइडिया है ये, एक यूटोपियन आइडिया मान सकते हो इसको आप। यूटोपियन मतलब काल्पनिक ना, जो बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता, एकदम आदर्श से भरा हुआ, जिसको आप सोच ही नहीं सकते कि ये हो जाएगा ना, जो संभव ही नहीं है। यूटोपियन अपने समय का, आप लोग सुनते ना एलिस इन द वंडरलैंड, एलिस अपने वंडरलैंड में। आप लोग जब छोटे हो गए तो आपकी मैडम बोलती होगी, व्हाट आर यू डूइंग स्टूपिड स्टूडेंट्स, वेयर आर यू, यू आर इन एलिस इन द वंडरलैंड ना। तो आप बोलो ना एलिस वंडरलैंड में, इस तरह से। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे भावों के साथ चीज को समझाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या करा? हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारे टॉपिक्स जो है इनको कवर करा है और हमने समझने का पूरा प्रयास किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं B1 पे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए हैं। अब जैसे कि आप देखोगे, द होप्स ऑफ द नीग्रो पॉपुलेशन were fulfilled by the signing of the Emancipation Proclamation. Condition of the Negroes was appalling. The Bank of Justice is bankrupt. अब यहां पर है ना, आपको सेंटेंसेस दिए हैं, यहां पर ट्रू और फॉल्स का आपको फॉर्मेट बताना है, सही क्या है गलत क्या है। पेज नंबर 35 ओपन कर लो आप। The hopes of the Negro population were fulfilled, है ना। अब जो आशाएं हैं, होप्स ऑफ नीग्रो पॉपुलेशन, जो नीग्रो की पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसकी जो आशाएं हैं वो फुलफिल्ड हो चुकी थी, है ना। अब वर लगा है, स्वाभाविक है, पास्ट की बात हो रही है। बाय साइनिंग द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, क्या जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है उसके साइन होने से क्या नीग्रो पॉपुलेशन जो है उसकी होप्स जो है वो फुलफिल हो गई, उनकी आशाएं फुलफिल हो गई? तो इसका उत्तर है ट्रू। हाँ, कहीं ना कुछ हद तक हो गया था। मैंने आपको बताया कुछ हद तक ये क्रिया हो गई थी।
सब कुछ हो गया था, लेकिन उसके बाद भी 100 सालों के बाद और 5 score years later, then also we can able to observe what we can able to observe that the condition of the America is not good. People are living in disappearment, है ना, बहुत बुरी कंडीशन में लोग रह रहे हैं, they are disappeared. अब देखिए यहां पर क्या दिया है, द कंडीशन ऑफ नीग्रोज, जो कंडीशन थी, जो परिस्थिति थी नीग्रो की, क्या वो अपॉलिंग थी, बहुत ज्यादा ना भयावह थी? अपॉलिंग आपको क्या लगता है, बिल्कुल सही कि नहीं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो कंडीशन थी अपॉलिंग, हाँ हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दो तो हाँ भय के साथ वो लोग रह रहे थे वहां पर। तो इसका उत्तर जो होगा वो है ट्रू। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। जो बैंक ऑफ जस्टिस है, क्या उसका दिवालिया निकल गया है? क्या आपको ऐसा लगता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक ऑफ जस्टिस जो है उसका दिवालिया नहीं निकला है। द ऑथर प्रिफर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो ऑथर है क्या कहीं ना कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है? अगर मैं ध्यान दूं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, तो क्या ऑथर बताता है, प्रेफर करता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की? यहां पर फॉल्स। नहीं, यहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं चल रही है। द नेशन कुड ओवरलुक नीग्रो प्रॉब्लम्स। क्या नेशन ऐसा कर सकता है, राष्ट्र जब नेशन की हम बात करते हैं तो क्या वो ऊपर उठ जाएगा, ओवरलुक करेगा, ध्यान नहीं देगा नीग्रो की समस्याओं से? फॉल्स, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नीग्रोज ऑफ अमेरिका सिटीजनशिप राइट्स। क्या जो नीग्रो हैं अमेरिका के, उनके पास सिटीजनशिप राइट्स हैं? फॉल्स, नहीं है। द ऑथर, अब अगर मैं ऑथर की बात करूं, क्या वो हेट करते हैं व्हाइट अमेरिकन को? ये तो बिल्कुल इसका साफ साफ उत्तर है फॉल्स होगा, बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। ही एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। मतलब देखते हैं किसको, नॉन वायलेंट स्ट्रगल को। एडवोकेट का मतलब यहां पर क्या होगा ना, जो उस बात को सामने रखता है ना, उस चीज को परिपालन करता है। तो क्या वो परिपालन करते हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल का? ट्रू, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा सेशन आ चुका है क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, अब यहां पर दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उत्तर लिखना है। आप इन क्वेश्चंस का जो यहां पर दिए हुए हैं, ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप समझ सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट ऑथर, जो हमारे लिखने वाले हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो वो क्या कोशिश करना चाह रहे हैं ना, क्या अचीव करना चाह रहे हैं अपनी स्पीच के द्वारा। सो इट इज वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसको समझना बहुत सरल है। यहां पर आप देख पाओगे कि ऑथर के बारे में प्रश्न है ये। तो व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, मतलब वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या टारगेट है उनका? कुछ तो टारगेट होगा ना, विदाउट एनी टारगेट तो कोई काम करता ही नहीं है। तो स्पीच दी तो कुछ तो कारण होगा। तो उन्होंने स्पीच क्यों दी है, वो क्यों अचीव करना चाहते, क्या उनका लक्ष्य है? इतने बड़े जो स्पीच को, इतने बड़े भाषण को देने के बाद उनको क्या मिला होगा? द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव द सपोर्ट ऑफ द लिसनर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर नीग्रोज बाय हिज स्पीच। इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहां पर सिर्फ आपको कुछ छोटी बातों को ना उकेरना है, हाईलाइट करना है। तो जो ऑथर है वो कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है टू अचीव, यानी कि वो प्राप्त करे द सपोर्ट ऑफ द लिसनर्स ना। जो सपोर्ट मतलब सहायता उसको मिले, किसकी सहायता मिले? लिसनर्स की सहायता मिले। अब आप लोग जानते हैं ना लिसनर्स कौन होते हैं, सुनने वालों की सहायता मिले। किसमें? इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर नीग्रोस ना, कि जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, स्वतंत्रता संग्राम ना, स्वतंत्रता का संघर्ष जो चल रहा है, उसमें लिसनर्स जो सुनने वाले हैं उनकी सहायता उनको मिले फॉर नीग्रोज बाय हिज स्पीच, ताकि किनके लिए? नीग्रोज के लिए। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई है कि जो ऑथर है वो कोशिश कर रहे हैं क्या अचीव करना?
सपोर्ट अचीव करना किसका, लिसनर्स का, किसके में, इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर नीग्रोस, है ना, किन के लिए फ्रीडम स्ट्रगल जो होता है हमारा, किन की फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही, नीग्रो की। अपने स्पीच के द्वारा वो नीग्रो के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लिसनर्स है वो उनका सपोर्ट करें। He also wants to attract the listeners, और उसी के साथ वो क्या करना चाहते हैं, वे अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अट्रैक्ट मीन्स फैसिनेशन, फैसिनेट करना किसी को, फैसिनेशन तो अपना नाउन हो गया, फैसिनेट करना, किसी को अट्रैक्ट करना, फैसिनेट हो गया। तो ऐसे वर्ड्स को ना अब आपको अगर वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। He also wants to fascinate the listener, है ना, तो फैसिनेट तो आप इसको यूज कर सकते हो। Towards the piteous condition of the Negro, जो बहुत दयनीय स्थिति जो है ना, पिटियस का मतलब होता है दयनीय स्थिति ना। जब आप दयनीय स्थिति की बात करते हो तो उस समय की अगर हम बात करें नीग्रो की, तो कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे कि वो उनकी और अपनी जो बात है उनको खींचना चाह रहे हैं। तो कहां खींचना चाहते हैं, लिसनर्स की जो पिटियस कंडीशन है वहां पर। तो यहां पर एक बात जो है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे समझते हैं, तो हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी समझा। तो यहां पर हमको बस एक चीज पे ध्यान देना है, ट्राइंग टू अचीव, है ना, क्या अचीव करना चाहते हैं। तो वो यहां पर क्या अचीव करना चाहते हैं देख सकते हो आप, सपोर्ट ऑफ द लिसनर्स। बस इसको आप याद रख लो, ध्यान में रख लो ना, सपोर्ट ऑफ द लिसनर्स बस। अब बाकी तो आप ऑटोमेटिकली लिख जाओगे, किसके लिए सपोर्ट, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, किसके लिए, पीटीएस कंडीशन जो है, दयनीय स्थिति है जो नीग्रो की, वो देख सकें। ठीक है, तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए, बहुत इजी है और ये आईएमपी भी है बिकॉज ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आई डोंट थिंक सो दैट यू ऑल आर गेटिंग ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ रहे होंगे बट आई एम गोइंग टू, अब मैं आप लोगों को क्या कन्वे करना चाहता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज अ ग्रेट ऑरेटर। भाई ऑरेटर क्या होता है, वक्ता, बोलने वाला। तो आपको क्या लगता है कि जो मार्टिन लूथर हैं वो अच्छे वक्ता हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार आर क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट ऑरेटर, यानी क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं किसी वक्ता के अंदर ना, अच्छी आदतें, क्वालिटीज। तो व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज टू पीपल टू डू, वो क्या गुहार लगा रहे हैं, अर्ज क्या कर रहे हैं, किनसे, अपने लोगों से। तो यहां पर भी एक उत्तर बहुत अच्छे से बन सकता है, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, उत्तर तो आप लोग लिखो। तो कैसे लिखना, जब भी क्वेश्चन उतारो आंसर डालो। ठीक है, पहले समय में क्या करते थे, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारी टीचर हमसे कहा करती थी कि जब भी आप आंसर लिखो, चलो आपने आंसर लिखा तो सबसे पहले ना आप ऐसे लिखो, मार्टिन लूथर ना, इस तरह स्टार्ट करो, वो कब पैदा हुए, कब मरे, इतना मेंशन करके उसके बाद अपना आंसर लिखो, ताकि टीचर पे इसका इंपैक्ट अच्छा पड़े। तो जब भी हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जब हम बात करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जानकारी ऑथर के बारे में देते हैं, ताकि टीचर को लगे कि बच्चे को चैप्टर की नॉलेज है। तो मार्टिन लूथर किंग इज अ ग्रेट ऑरेटर। आपको समझ में आया कि क्या आप लोग समझते हो उनको बड़ा ऑरेटर। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट ऑरेटर, आपके अनुसार क्या है बहुत अच्छी क्वालिटीज, है ना, आदतें, है ना, उनकी विशेषता क्या है, गुण क्या है उनके। व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्जेस पीपल टू डू, और मार्टिन लूथर क्या अर्ज करते हैं, क्या गुहार लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यस, जी हाँ ना, यस बोल रहा हूं मैं। आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई थिंक मार्टिन लूथर किंग इज अ ग्रेट ऑरेटर। मेरे अनुसार तो वो क्या है, वो बहुत महान ऑरेटर है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस बार आपको वर्ब्स भी आ रहे हैं ना। अब यहां पर ना इज यूज हो रहा है, जहां पर भी इज वॉज यूज होता है। तो ये जो है ना, ये एक होगा हेल्पिंग वर्ब। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब भी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं, ये दोनों वर्ब्स में आते हैं। तो ये जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। लाइक
जो मार्टिन लूथर किंग जो है वो ग्रेट ऑरेटर हैं। अब आपको मैंने बोला और मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यहां पर कौन सा वर्ब है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है ना। अब मान लो ग्रामर में आ गया आपको, तो आप लोगों को बताना पड़ा, तो आप लोग डायरेक्ट अंडरलाइन कर सकते हो कि इज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां पर एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो ठीक है, लेकिन ये वर्ब है तो है क्यों? क्योंकि ये होने को बता रहा है, होना ना, बी। जब हम बी की बात करते हैं, ये जो प्राइमरी वर्ब्स जो होते हैं ना, आप लोगों को बता दिया जाए, प्राइमरी की बात हो रही है यहां पर, तो ये जो बी है होने को बता रहा है, ये किसी स्टेट को बता रहा है। स्टेट किसी अवस्था को बता रहा है। तो राजा की अवस्था क्या है कि वह एक महान ऑरेटर है। तो इस बात को याद रखिए। आई थिंक अ ग्रेट ऑरेटर इज अ स्पीकर who holds up the excitement of the listeners and influences their mind। अब मैं सोचता हूं, आई थिंक, मेरे हिसाब से, है ना, अ ग्रेट ऑरेटर, जो एक महान ऑरेटर जो होता है, इज अ स्पीकर, वह एक वक्ता होता है ना, बोलने वाला। हम ऑरेटर को क्या मानते हैं? बोलने वाला मानते हैं ना। Who holds up, जो क्या करता है? जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, होल्ड करता है। मैंने पेन को होल्ड किया है, पकड़ा हुआ है यहां पर। जो क्या करता है? होल्ड्स अप द एक्साइटमेंट ऑफ द लिसनर, है ना, जो उत्साह है ना। आप इसको, उत्साह के बहुत सारे वर्ड होते हैं, इथोशियाज्म हो गया, ठीक है, जील हो गया, है ना। तो आप होल्ड्स अप द जील ऑफ द लिसनर। सब वोकेबुलरी कैसे यूज कर सकते हो आप? आपको अगर इसकी जगह कोई और वर्ड पता हो तो आप लोग क्या करोगे? यहां पर उसको यूज कर सकते हो। तो मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है अपना? अपन पढ़ भी रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामर भी देख रहे हैं, साथ ही साथ वोकैबुलरी को भी समझते जा रहे हैं कि भाई मान लो कि यहां पर जील आप लिख दो तो वो गलत नहीं होगा ना। इथोशियाज्म लिख सकते हो, होल्ड्स अप द इथोशियाज्म ऑफ द लिसनर्स एंड इन्फ्लुएंसेस द माइंड। तो यहां पर जो वो क्या करता है? स्पीकर कहीं ना कहीं होल्ड करता है, पकड़ के रखता है क्या? एक्साइटमेंट, उत्साह। किसका? लिसनर का। लिसनर कौन होता है? सुनने वाला, जो हम सुनने वाले की बात करते हैं। एंड इन्फ्लुएंसेस देयर माइंड, और क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है ना, स्टिर अप करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब आप एक चीज और देख सकते हो, इसको क्या करता है? प्रभावित करता है। रूट वर्ड है प्रभाव। वो क्या करता है? प्रभावित करता है। किसको? हमारे माइंड को, हमारे मन को प्रभावित करता है। अ ग्रेट ऑरेटर हैज द क्वालिटी ऑफ स्ट्राइकिंग द लिसनर्स, है ना। अब देखो हमने यहां पर हैज यूज किया है, ठीक है। अब हैव के दो टाइप होते हैं, ठीक है, एक होता है हैज और एक होता है हैड, ठीक है। तो हमने यहां पर हैज यूज किया है। अब आप मत बोलना सर यहां पर हैव क्यों यूज नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर हैज यूज हो रहा है। हम और डिटेल में देखेंगे इन चीजों को। तो अ ग्रेट ऑरेटर हैज द क्वालिटी, ना, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हैज द क्वालिटी ऑफ स्ट्राइकिंग। उनके पास क्या होती है? एक क्वालिटी होती है ना, उनके पास एक गुण होता है ऑफ स्ट्राइकिंग द लिसनर्स हार्ट। मतलब स्ट्राइक का मतलब क्या होना? प्रभाव। यहां पे भी प्रभाव डालने वाली बात आ रही है। स्ट्राइक ना, आपने दो तरह की स्ट्राइक होती है, जहां पे धरना देकर बैठ जाते हैं और एकदम से बात पकड़ लेना, एकदम से वो चीज आप में आ जाना। तो यहां पर क्या बात हो रही है? ऑफ स्ट्राइकिंग द लिसनर्स हार्ट। तो अ ग्रेट ऑरेटर हैज द क्वालिटी ऑफ स्ट्राइकिंग द लिसनर्स हार्ट अबाउट द टॉपिक। मतलब उनको वो कहीं ना कहीं क्या करता है? उनको एकदम अलर्ट करवा देता है। मार्टिन लूथर अर्ज्ड हिज पीपल टू फाइट फॉर द फ्रीडम। अब अगर हम यहां पर ध्यान दें तो जो हमारे मार्टिन लूथर किंग हैं वह क्या करते? अर्ज्ड। अब भाई अर्ज्ड है यूज हुआ है यहां पर, है ना। तो उन्होंने क्या कर चुके? वो गुहार लगा चुके हैं लोगों से टू फाइट फॉर द फ्रीडम। भाई ईडी लग रहा है यहां पर, V3 लग रहा है। टू फाइट फॉर द फ्रीडम, राइट्स एंड जस्टिस ऑफ द नीग्रोज। जो राइट्स हैं, जो जस्टिस हैं नीग्रोज की, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? वो उसके लिए कहीं ना कहीं फाइट करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर राइट का मतलब होता है अधिकार, और जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है न्याय, ठीक है। और फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। तो वो यहां पर लोगों से क्या कह रहे हैं? अर्ज कर रहे हैं, कर चुके हैं वो कि फाइट करो। किसके लिए? आजादी के लिए, अधिकार के लिए, जस्टिस के, किनके? नीग्रो के लिए। अगर इफ इन केस, है ना, व्हेनेवर, मान लो कि ऐसा हो जाए, इट माइट बी पॉसिबल वन डे ना,
कि if you will meet with any Negro, then obviously you will not see him और हर like Negro नहीं कहना आप उनको कभी। ये एक चीज जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम नीग्रो कहते हैं बट दे आर नॉट नीग्रोस। ये वर्ड जो है एक नेगेटिव तरीके से लेते हैं। अगर आप कहोगे कि नीग्रो आ गए तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा होंगे, क्योंकि ये अपार्थाइड जो समय चल रहा था उस समय वर्ड बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज देयर प्लेज। भाई उनकी प्लेज क्या है? अब प्लेज तो मैंने आपको बताया प्रॉमिस ना। आप इसको बोल सकते हो कि एक तरीके से समझ सकते हो, जब हम बात करते हैं ना कि प्लेज लेना, प्लेज मैंने आपको पहले चैप्टर में बनाया था इन भारत इज माय होम, जहां पे ऐसे जाकिर हुसैन ने क्या लिया था, प्लेज लिया था कि वो क्या करेंगे, सबकी समग्रता जो हमारी संस्कृति है उसकी समग्रता के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, है ना। तो ही विल डिवोट हिज लाइफ फॉर द टोटलिटी ऑफ द सिविलाइजेशन। सो इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पर प्लेज जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉमिस है। प्रॉमिस हो गया ना, आप क्या कर सकते हो, प्रतिज्ञा कह सकते हो, प्रतिज्ञा लेने वाली बात हो गई। अब देखिए देयर प्लेज इज टू मार्च अहेड एंड नेवर टू टर्न बैक। अब उनकी जो मेन, अब देयर यूजर है तो उनका जो प्रमुख इंपॉर्टेंट प्लेज जो है, प्लेज को आप कहोगे क्या, प्रॉमिस जो है इज टू मार्च अहेड। मार्च अहेड का मतलब आगे बढ़ना, तो मूव अहेड ना, एंड नेवर टू टर्न बैक मतलब आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ पर पीछे नहीं जाना है आपको। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वे लोग सेटिस्फाइड नहीं है, वे लोग संतुष्ट नहीं है अंटिल दे गेट देयर राइट्स, जब तक उन लोगों के उनके अधिकार नहीं मिल जाते। एंटिल दे विल मार्च फॉर फ्रीडम, और तब तक वे लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वे लोग क्या करेंगे, वे लोग आगे बढ़ेंगे फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस एंड गो अहेड। किसके लिए, फ्रीडम के लिए, जस्टिस के लिए, है ना, और क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां पर ओवरऑल क्या चल रहा है, यहां पर ना आप एक बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि उनका प्रतिज्ञा वाला पार्ट क्या है। तो बस इसको अब याद रखो, मार्च अहेड, ठीक है। आप माइंड में एक मैप बनाओ, मार्च अहेड, तो वो प्लेज करते हैं मार्च आगे बढ़ने की, किस में, आगे बढ़ने की। बस इस बात को अब याद रखो तो आपको एक क्वेश्चन याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखते हैं हम, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस द ऑथर टॉक्स अबाउट। अब देखिए ट्रिब्यूलेशंस और ये जो ट्रायल्स हैं वो क्या हैं जिसके बारे में हमारे ऑथर ने बात की है। तो इनका मीनिंग तो ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं, लेकिन अब इसको हम डेप्थ में समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो हम पढ़ने ही वाले हैं। तो क्वेश्चन के आंसर में इसका आंसर हमको समझ में आ जाएगा, इन दो वर्ड्स का मीनिंग हम निकाल लेंगे। द ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस ऑथर टॉक्स अबाउट द हार्डशिप एंड टॉर्मेंट्स people had to suffer when they raised their voices against injustice and discrimination। अब देखिए, आप देखिए ना भाई, किसी पे मुकदमा चल रहा है, ट्रायल्स चल रहा है, ट्राइबुलेशन ना, सहन करना, बहुत सारी समस्याओं को जूझना, जूझते हुए आना। तो यहाँ पर जो ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशन, उसका मतलब क्या है, जो ऑथर हैं, जो लिखने वाले हैं, जो स्पीच दे रहे हैं, वो बताते हैं, टॉक करते हैं अबाउट आर द हार्डशिप। ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं कठिनाइयां हैं, हार्डशिप्स हैं। हार्डशिप्स आप समझते हैं, कठिनाइयां। एंड टॉर्मेंट्स, टॉर्मेंट्स का मतलब क्या होता है, किसी को प्रताड़ना देना, है ना। वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट द टॉर्मेंट्स, है ना। माई फ्रेंड हैज बेयर्ड सो मेनी टॉर्मेंट्स फ्रॉम द साइड ऑफ माई मदर, ना, मतलब मेरी मम्मी के द्वारा बहुत सारे टॉर्मेंट्स सहे, मेरे दोस्त ने सह चुका था, हेड यूज हुआ मैंने। तो यहां पर है ना, तो टॉर्मेंट्स जो है, जो सहा है, पीपल हैड टू सफर व्हेन दे रेज देयर वॉइस, जब वो लोग क्या करना पड़ता, रेज करना पड़ता अपने वॉइसेस को, किसके खिलाफ, जब वो इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम पुलिस की बात करते हैं, पुलिस ब्रूटैलिटी इज ऑल्सो एक्चुअली इंक्लूडेड हियर माय डियर स्टूडेंट्स। वी कैन नॉट एबल टू निग्लेक्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट, हम उस पर्टिकुलर पार्ट को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ना। आप अगर ध्यान दो, इफ यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट देन यू शुड नॉट फॉरगेट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज पुलिस ना। पुलिस, देखिए हम पुलिस पुलिस बुलाते हैं पर बोलते पुलिस है, लेकिन अभी नॉर्मली हम पुलिस ही कहेंगे। तो यहां पर क्योंकि आप लोगों ने पुलिस सीखा है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे एजुकेशन हो गया, उसको हम एडुकेशन बोलते हैं, पुलिस को हम पुलिस बुलाते हैं। तो नॉर्मली तब भी हम एजुकेशन और पुलिस बोल सकते हैं जो हमारी आम बोलचाल में है। तो यहां पर एक बात साफ हो गई कि उन लोगों ने अपनी आवाजें उठाई किसके अगेंस्ट, इनजस्टिस यानी जो अन्याय है उसके खिलाफ और जो भेदभाव है उसके खिलाफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब B3 दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ब्रीफली ना। अब ब्रीफली का आप समझते हैं छोटा कम तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। पेज नंबर 37 पे आ गए। दिस इज आवर होप, ये हमारा क्या है, आशा है। व्हाट इज द होप, अब यहां पर ये होप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आशा क्या होती है ना, यहां पर होप की बात हो रही है, आशा। आपको पता है जब इमेंसिपेशन, जब हम बात करते हैं इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की, तो यही कहीं ना कहीं एक आशा की किरण है। ठीक है, तो पैराग्राफ 19 की बात हो रही है। तो अभी तक तो आप लोगों को यही लगता है ना कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो है वो एक तरीके से होप था उन लोगों के लिए, लेकिन यहां बात हो रही है पैराग्राफ 19 की। तो चलो अब हम समझते हैं कि यहां पर होप क्या है अगर हम पैराग्राफ 19 की बात करें तो। अब मैंने आपको बताया कि वो वाली होप की बात हो चुकी है, अब हम दूसरे होप पे आ रहे हैं, पैराग्राफ 19 ना। पैराग्राफ 1 की बात अलग है, यहां पे पैराग्राफ 19 दिया है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। होप इज द ड्रीम, अब देखिए यहां पे लगा है द, डिटर्मिनल लगा है ना, तो द होप इज द ड्रीम ऑफ एवरी वैली बीइंग एक्साल्टेड, है ना। जो खुश हो रही है, जो खुश होती हुई, जो अब बीइंग होना ना, जो खुश होने वाली जो आपकी वैली है उसका ड्रीम होता है ना। होप क्या, एक सपना है हर एक वैली का जो क्या है, खुश है, हो रही है, होना है उसका ना। Every mountain and hills shall be made low and the rough places being plain ना। यहां पर हर एक माउंटेन, हर एक हिल जो है, अब आप लोग मेरे को 110% माउंटेन और हिल में डिफरेंस बताएंगे। देखते हैं अब आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या लिखकर मुझे बताते हो कि क्या होता है माउंटेन और हिल में डिफरेंस। तो माउंटेन एंड हिल्स शैल बी मेड लो, है ना, जो हमारे पहाड़ हैं, जो बड़े बड़े वादियां हैं, उनको क्या करना है, शैल बी मेड लो, उसको क्या बनाया जाना चाहिए था, उसको लो कर देना चाहिए, नीचे ला देना चाहिए। द रफ प्लेसेस बीइंग प्लेन, और जो खुरदुरी खुरदुरी जगहें हैं उनको क्या करना है, बीइंग प्लेन को क्या हो जाना चाहिए, समतल हो जाना चाहिए। द क्रूक्ड प्लेस मेड स्ट्रेट, अब क्रूक्ड का मतलब क्या होता है, बेंड। जो क्रूक्ड प्लेसेस हैं उनको क्या होना चाहिए, मेड straight, and the hopes that the glory of God is seen by all flesh will be see together। और यहां पर जो होप है कि जो ग्लोरी है परमेश्वर की, जो यश है परमेश्वर का, is seen by all flesh, उसको देखा जाना चाहिए हर एक फ्लैश के साथ। अब आप बोलोगे सर यहां पर फ्लैश क्या है, चमड़ी, आप देखते ना, स्किन को कहते हैं चमड़ी, लेकिन जो हमारा मांस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लैश। जानवर क्या करते हैं, फ्लैश खाते हैं ना। तो फ्लैश की बात हो रही है, तो फ्लैश मतलब हम लोग, हम जैसे मांस की जो बने हुए लोग हैं, डब्बे लोग, है ना, हम लोग कहते हैं अपन लोग क्या हैं, मांस के बने हैं, पिंड हैं। तो वही है कि ग्लोरी ऑफ गॉड इज सीन बाय ऑल फ्लैश बी सीन टुगेदर। द होप इज अ ड्रीम विच द ऑथर सी एंड ही इज श्योर इट विल कम ट्रू। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो होप है, जो कहीं ना कहीं जो हमारी आशा है, वह क्या है, वह एक स्वप्न है, विच द ऑथर सी, जिसको ऑथर क्या कर रहा है, ऑथर देख रहा है, एंड ही इज श्योर, और वो कहीं ना कहीं क्या है, वह बिल्कुल कंफर्म है, वो बिल्कुल सुनिश्चित है कि वह एक दिन आएगा।
द होप इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ड्रीम। कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं होप की, तो होप क्या है? होप एक तरीके से एक व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन है, मतलब उसकी चाहत है किसकी? ड्रीम की, कि वो सच्चे हो जाए। तो यहां पर क्या है? यहां पर ओवरऑल होप के बारे में बताया गया है कि पैराग्राफ 18 में होप का कैनोटेशन क्या है। अब कैनोटेशन क्या होता है? जिसका अलग अलग अर्थ निकलता है ना, तो होप के कैनोटेशन को ही हम देख रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है? ड्रीम ऑफ एवरी वैली बीइंग एक्सॉल्टेड, है ना, हर एक वैली जो हो, हर एक वादियां जो बहुत खुशनुमा हो। एक्सॉल्टेड का मतलब यही होता है ना, खुशनुमा होना। बीइंग एक्सॉल्टेड होना ना, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहां पर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू। अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को बहुत बड़ा राष्ट्र बनना है, महान राष्ट्र बनना है, तो व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, तो क्या सच होना चाहिए? तो इसका उत्तर क्या होगा? इफ अमेरिका हैज टू बिकम अ ग्रेट नेशन इट शुड नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ नीग्रो। अगर, अब यहां पे देखिए, इफ अमेरिका, यदि अमेरिका बनना चाहता है, क्या? बिकम अ ग्रेट नेशन, अगर वो बनना चाहता है एक महान राष्ट्र, है ना, महान राष्ट्र की परिकल्पना की बात कर रहे हैं, तो महान राष्ट्र अगर किसी को बनना है और खासकर अमेरिका को महान राष्ट्र बनना है, तो यहां पर एक बात जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और वह क्या है? इट शुड नॉट ओवरलुक, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। क्या? समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, उनको क्या नहीं करना? उसको ओवरलुक नहीं करना है। किनकी? नीग्रोस की। भाई नीग्रो की इतनी सारी समस्याएं हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के बारे में मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं। तो नीग्रो लोग कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस को लेकर बहुत परेशान है, एंड गिव ऑल द सिटीजनशिप राइट्स टू देम। और उन्होंने कहीं ना कहीं क्या करा है? पूरे सिटीजनशिप राइट्स जो इनको दे देने की बात की है। तो यहां पर यही है कि प्रॉब्लम्स जो है नीग्रो की वो हटा देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है उसका क्या होगा? उसका उदय हो जाएगा, अमेरिका ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। एंड गिव ऑल सिटीजनशिप राइट टू देम, और उनको सारे राइट्स जो है सिटीजनशिप के वो मिल जाने चाहिए। अब नागरिकता के अधिकार, हर नागरिक के अधिकार होते हैं ना भाई। आप उनको एलियन समझोगे, बाहर का समझोगे, तो वो तो गलत है ना। नाउ हियर इट इज गिवन, America should prohibit racial discrimination. If I talk about this particular word, prohibit, what is this? Prohibit का मतलब क्या होता है? Should रोकना ना, रोकना। Prohibit का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना। तो अमेरिका शुड प्रोहिबिट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अमेरिका को क्या करना चाहिए? जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उसको क्या करना चाहिए? उसको रोकना चाहिए, उसमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। एंड वर्क फॉर द वेलफेयर, और उनको क्या करना चाहिए? वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कल्याण, है ना। आप अगर ध्यान दो, कल्याण, हम बोलते ना कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यदि राष्ट्र को अपने आप को कल्याणकारी राज्य बनाना है तो क्या करना होगा? उसको इस बात पर ध्यान देना होगा कि प्रोहिबिट करना है, रोकना है डिस्क्रिमिनेशन को, और कार्य करना है किसके लिए? कल्याण के लिए। किसके कल्याण के लिए काम करना है? यहां पर काम करना है नीग्रो के कल्याण के लिए काम करना है। और यही चीज जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेटिव्स ऑफ अमेरिका, है ना, तो वो लोग कौन है? वो लोग कहीं ना कहीं नेटिव जो है अमेरिका के। नेटिव कौन होता है? जो वहां पर रहता है, जो वहां का रहने वाला है, वंशज है भाई, उसी को हम नेटिव कहेंगे। तो ओवरऑल इस प्रश्न का साधारण सा उत्तर यही है कि नीग्रो लोगों के लिए क्या होने चाहिए? स्पेशल कानून बनाए जाने चाहिए। उन लोगों को भी वही सिटीजनशिप राइट जो है मिलने चाहिए जो वहां के व्हाइट अमेरिकन को दिया गया है।
दैट इज वाई ना ओनली देन ओनली वी कैन कंसीडर देन दे आर गेटिंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 3, वाई एंड व्हेन विल दे थैंक द ऑलमाइटी ना, क्यों और कब ना, वाई ना क्यों, वाई दे विल थैंक ना, और व्हेन कब वो क्या करेंगे, थैंक करेंगे भगवान को ना। ये WH आप लोगों को बता दूं मैं, ये WH वर्ड्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो वाई एंड व्हेन विल दे थैंक द ऑलमाइटी, भाई कब वे लोग धन्यवाद करेंगे परम ब्रह्म को। यहां पर दिया है अलमाइटी, अलमाइटी का मतलब होता है गॉड। अलमाइटी का मतलब क्या होता है, गॉड। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, यहां पर मैं लगा देता हूं IMP। अब देखिए उत्तर क्या है, दे विल थैंक अलमाइटी व्हेन द फ्रीडम रिंग्स इन एवरी स्टेट एंड द सिटी। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, अब जो अलमाइटी है, अलमाइटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, परम ब्रह्म की। अलमाइटी वर्ड किस लिए यूज किया जाता है, भगवान के लिए यूज किया जाता है। तो दे विल थैंक, वे लोग क्या करेंगे, वे लोग धन्यवाद देंगे। किनको धन्यवाद देंगे, उन परम ब्रह्म को धन्यवाद देंगे, अलमाइटी को धन्यवाद देंगे। कब धन्यवाद देंगे, when the freedom rings in every state। अब आप लोग बोलोगे सर कि यहां पर दिया है कि जब फ्रीडम रिंग करेगी। अब ये फ्रीडम का रिंग करना क्या, मतलब फ्रीडम क्या बजती है ना, फ्रीडम रिंग्स, क्या ये कोई अलार्म बेल है क्या जो फ्रीडम बजेगी या कुछ होगा, नहीं। यहां पर इंडिकेट किया जा रहा है आजादी के लक्षण की बात, सिम्टम की बात हो रही है यहां पर। यानी कि हर राज्य में और हर सिटी में क्या हो, जब फ्रीडम जो है वो आए, फ्रीडम हो, वहां पर फ्रीडम की मौजूदगी हो, हर राज्य स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति खिलखिलाता हुआ वहां पर रहे, है ना, लिबर्टी हो, वहां पर लोगों के पास राइट हो, हर कार्य को करने के लिए क्या हो, उनके पास पैसा हो, जीविकोपार्जन के लिए हर एक गतिविधियां उनके पास उपलब्ध हो। तो यहां पर संदिग्ध अवस्था में हमको नहीं आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो फ्रीडम है वो बज रही है कहां पर, हर एक राज्य में, हर एक सिटी में, ठीक है, विलेज में, टाउन में, हर एक जगह, है ना। तो यहां पर विलेज, टाउन, लाइक हर चीज की हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम हर एक चीज को कंसिडरेट कर रहे हैं, हम यहां पर ध्यान दे रहे हैं किस पे, विलेज पे, टाउन पे, हर एक जगह पर। तो इससे क्या होगा, दे विल थैंक ऑलमाइटी ना, तभी वो लोग भगवान को धन्यवाद देंगे जब हर जगह आजादी आ जाएगी। ठीक है, दे विल थैंक हिम, वह भगवान को धन्यवाद देंगे। अब देखिए हम जब भी बात करते हैं भगवान की, परम ब्रह्म की बात करते हैं, तो हम ना हमेशा किससे संबोधित करते हैं, हिम से संबोधित करते हैं। बिकॉज विथ हिज मर्सी, क्योंकि उनकी मर्सी से। आप बोलोगे सर मर्सी का मतलब क्या होता है, दया, है ना। भगवान क्या है, भगवान बहुत दयालु है ना, भगवान के पास क्या है, बहुत दया है, दया के भंडार है वो, है ना। भगवान शिव को बोलते हैं ना भोलेनाथ। तो कहीं ना कहीं क्या है, यहां पे भगवान शिव की बात नहीं हो रही, बस दया की बात हम यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि दया को ही भगवान से जोड़ा जाता है। तो यहां पर दिया है दे विल थैंक हिम, वह उनको धन्यवाद देंगे, बिकॉज विथ हिज मर्सी, उनकी ही दया से, एट लास्ट, आखिरकार, द ब्लैक्स विल बी फ्री, यानी वे लोग क्या होंगे, वे लोग आजाद हो जाएंगे ना। एंड ऑल कुड लिव विद द सेम राइट्स, और हर एक। अब देखिए यहां पर ब्लैक्स, ब्लैक्स कौन है यहां पर, ब्लैक्स से हमारे नीग्रो। अब मैंने आपको बताया है कि कभी भी कोई नीग्रो आपको मिल जाए तो उसको नीग्रो कभी मत कहिएगा, है ना, बहुत गुस्सा हो जाएगा वो। तो यहां पर ब्लैक्स की बात हो रही है, उनको आप नीग्रो से कनेक्ट करिए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ब्लैक आ गया, नीग्रो आ गया, नहीं, वे सब एक ही हैं यहां पर। तो जब ब्लैक्स
विल बी फ्री, है ना, जब वो लोग आजाद हो जाएंगे, एंड ऑल कुड लिव विद द सेम राइट, और वह सब जब रह पा रहे होंगे किसके साथ, एक जैसे राइट्स के साथ और फ्रीडम के साथ, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, तब हम कह सकते हैं कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्न जो है, प्रश्न और उत्तर जब आपने देखा तो आप लोगों को यहां पर सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि वाई एंड व्हेन ना। प्रश्न जब भी हम पढ़ते हैं तो हमको दो कीवर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए, और ये है क्या, WH वर्ड्स। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर इस क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वाला जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हमने क्वेश्चन आंसर्स को देखे, यहां पर हमने ट्रू और फॉल्स को देखा, बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या करा, उनको सॉल्व किया, उनको समझा। ठीक है, एक और अन्य जानकारी जो मैं आप लोगों को यहां पर प्रदान करना चाहूंगा, और वह यह है कि हम सभी आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।